अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड एक्सप्रेसो मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। एक्स से मुझे लगा एक्साइटिंग मॉर्निंग, एक्सप्रेसिव मॉर्निंग। खैर जहां भी हम देखे जा रहे हैं, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का शो भी देखने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीक का और उसके साथ साथ महीने का भी आगाज किए जाते हैं और करना चाहते हैं और कर चुके हैं इनफैक्ट बहुत सारे लोग। तो आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हम पहले आपको एंटरटेन करते आ रहे हैं, आज के दिन भी हम आपको एंटरटेन करेंगे। अगस्त का महीना चूंकि स्टार्ट हो गया, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से भी हम बात करेंगे और चूंकि ये आज़ादी का महीना होता है, इसमें हम सेलिब्रेशंस करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी बातें होंगी। और आपको इमरान एक बात बताऊं, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान एक सस्ता तरीन मुल्क है रहने के एतबार से। तो ये सर्वे कहता है, मतलब आवाम तो ये नहीं कहती, लेकिन सर्वे के मुताबिक तो ये अच्छा। वैसे उम्मीद तौर पे होता है ये कि हम जब जिस मुल्क में रह रहे होते हैं, जिस जगह पे रह रहे होते हैं, उसकी कदर नहीं होती। अक्सर हमने देखा ना कि हम जो शहर छोड़ देते हैं फिर हम उसको याद कर रहे होते हैं। इसी तरह जो मुल्क हम छोड़ देते हैं या इससे रिलेट हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनको पाकिस्तान की हमसे बहुत ज्यादा कदर है। इमरान, अगर आप 10 दिन के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि आपको होम सिकनेस, वो रिक्शे नहीं ना बाहर मिलते, ना वो धुआं मिलता है, ना वो we miss that, और ना वो चनों की दुकानें। So this is how it works in पाकिस्तान। खैर ये बहुत अच्छी खबर तो एक लिहाज से है। दूसरी जानिब ये भी है कि पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर हुकूमत ने बढ़ा दी है माशाल्लाह। और ये कहकर बढ़ाई है कि अभी भी 27 मुल्क हमसे महंगे हैं। तो जब तक हम इन 27 मुल्कों से आगे नहीं निकल जाते, जब तक पेट्रोल इन 27 मुल्कों से भी महंगा नहीं हो जाता, आपने घबराना नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। चलिए जनाब, शो में बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी बातों से हम आगाज करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज में आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इस्तीफे की खबरों को जाली करार दे दिया। कहते हैं मंजर आम से गायब नहीं, नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, हर मामले में उनसे मुशावरत करता हूँ। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन का तीसरा रोज, वजीर आजम की मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत, सूबाई हुकूमत से फैसले पर नजरे सानी की अपील। अवाम की बेहतियाती, कोरोना फिर बेकाबू, मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुँच गई। पंजाब समेत दीगर सूबों में तालीमी इदारे खुल गए, वजीर आजम की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने तक तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज। हुकूमती ऐलान से वालिदैन परेशान, कंफ्यूजन में मजीद इजाफा। अफगानिस्तान में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, हेरात पर कंट्रोल के लिए तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान सख्त लड़ाई जारी। 19 साल की उम्र में K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपहमा शहरोज काशिफ आज होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और हमने इतने सारे याक देखे कि खुद थोड़े से याक हो गए। बात करेंगे याक सराय पर सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तंसर हुसैन तार साहब से। आपकी मुलाकात हमने शहरोज काशिफ से करवानी है क्योंकि हम तो बड़े एक्साइटेड थे। सेम। चल जनाब, कोविड की सिचुएशन की बात करें और आज हमने सोचा कि सिंध के हवाले से या कराची के हवाले से कोविड की जो सिचुएशन है बहुत वर्स्ट है, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की बड़ी खबर, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मालूम है लेकिन फिर भी बताना जरूरी है और फिर इस पे बात करना बहुत जरूरी है। मुल्क भर में भारतीय वायरस इस वक्त तेजी से फैलने लगा है। चौथी लहर आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आती है। अप्रैल के बाद पाकिस्तान में पहली मरतबा 5000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर इस वक्त कोविड की बात करें तो इसके फैलाव की शरह 9% तक पहुंच चुकी है। जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन किया करता हूं कि हर 100 में से 9 अफराद इस वक्त कोरोना का शिकार हो रहे हैं। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी भी कोरोना का शिकार हो गए। उसके अलावा सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का एक बार फिर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये पहले भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा कोरोना के बायस अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी हम अगर ओवरऑल कोविड के फैलाव की बात करें तो 11% तक पहुंच चुकी है ये शरह। बिल्कुल, और लाहौर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान में कोविड के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी शरह 11% से भी ऊपर पहुंच गई है। कराची में बात की जाए तो भारतीय वायरस ने तबाही मचा दी है। पॉजिटिव केसेस की शरह जो है
50% से भी ऊपर जा चुकी है, जिसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने 31 जुलाई से 8 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है और लगा दिया गया है। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम बंद करने और अगस्त की तनख्वाह रोकने के ऐलान के बाद हमने देखा कि इतवार के रोज अवाम का एक जमे गफीर उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का रुख किया। शहरियों की लंबी कतारें देखने में आई, जहां सिंध गवर्नमेंट की बद इंतजामी और शहरियों की बेहतियाती उरूज पर रही। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हमने जो मनाजिर देखे उसमें कोरोना कंट्रोल होने की बजाय मजीद फैलता रहा। और लॉकडाउन के मामले पर अगर हम बात करें तो वफाक और सिंध के दरमियान महाज अराई भी जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है। MQM पाकिस्तान और ताजरों ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, जिसमें लॉकडाउन में कुछ नरमी भी की गई है। ताहम सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि वफाकी गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं करती और ना ही कुछ करने देती है। अगर कोई वफाक ताउन नहीं कर सकता तो हमारी पॉलिसियों की राह में रोड़े भी ना अटकाए। गुज़िश्ता रोज़ अगर बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी तो मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए सिंध गवर्नमेंट को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का मशवरा दिया है। बिल्कुल, और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि मईशत को बड़ी मुश्किल से बचाया है। लॉकडाउन लगाकर किसी मईशत को तबाह नहीं करने देंगे, किसी को ये नहीं करने देंगे। उधर सिंध गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि 9 अगस्त तक जिन सेक्टर्स में वैक्सीनेशन होगी उन्हें कारोबार की इजाज़त होगी, लेकिन हुकूमत की रिट चैलेंज करने पर कारोबार 1 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वैसे कल ये भी कहा था कि आप ज़रूर लगाएं, ये अच्छा है, लॉकडाउन लगाने से कोविड केसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों को खाना दे सकते हैं जिनका डेली बेसिस पे मजदूरी के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, जो डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो ये बात वज़ीर आज़म की बिल्कुल ठीक थी कि आप उनको अगर कोरोना से बचाएंगे तो वो भूख से मर जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। उनसे ज़रा इस हवाले से पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और फिर गवर्नमेंट क्या करिए, चूंकि पॉलिटिक्स करने का वक्त तो है नहीं, इट्स नेशनल इशू, तो इस पर हमने बात करनी है। खैर, सिंध गवर्नमेंट मुर्तज़ा साहब 8 दिन के लॉकडाउन से कोरोना को कैसे रोक पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। लॉकडाउन के पीछे सिंध गवर्नमेंट की हिकमत अमली जो मौजूद है, इसके मुताबिक आपको लगता है कि 8 दिन से कामयाबी हासिल हो पाएगी? देखिए, कोरोना वायरस के हवाले से सिचुएशन मुल्क भर में बड़ी तशवीशनाक है, दुनिया भर में बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन बिलखुसूस कराची शहर जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, 3-3.25 करोड़ लोग यहाँ पर बसते हैं। यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ जो डेल्टा वेरिएंट है इस वायरस का वो फैल रहा है और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर आप पिछले 30-35 रोज का मुवाजना करते हैं तो कराची शहर में अगर 500 नए केसेस आ रहे थे आज से 1 महीना पहले, तो आज तकरीबन कोई 2600-2700 केसेस डेली आ रहे हैं, यानी कि 5 गुना कोरोना वायरस के केसेस में पिछले 1 माह के अंदर इजाफा हुआ है। और नेचुरली इसके अंदर एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है जो कि हॉस्पिटलाइज जिनको करने की जरूरत पड़ती है, जिनको सांस वगैरह की तकलीफ होती है, कुछ को आप ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, कुछ को आपको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो नेचुरली इस फैलाव को के लिए आपको कुछ सख्त फैसले करने की जरूरत है और इसलिए सिंध हुकूमत ने अपने डॉक्टर्स की मशावरत के साथ, जिसमें पब्लिक सेक्टर डॉक्टर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स भी हैं, उनकी एडवाइस पर यह फैसला किया कि इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत है ताकि आप इसके फैलाव को रोक सके, नंबर ऑफ केसेस को रोक सके और नेचुरली आपने अपने अस्पतालों के अंदर वो स्पेस क्रिएट कर सकें कि अगर अल्लाह ना करे किसी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़े तो आपके अस्पताल के अंदर वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वो बेड्स अवेलेबल हो कि उनको ट्रीट किया जा सके। इस नियत के साथ सिंध हुकूमत ने फैसला किया और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है कि वैक्सीनेशन को भी यकीनी बनाना है। और अच्छी चीज़ ये है कि 31 जुलाई को 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1,93,000 लोगों ने वैक्सीनेट कराया। इसी तरह अगर आप 30 जुलाई का नंबर उठा के देखते हैं तो तकरीबन 1,85,000 लोगों ने वैक्सीनेट कराया था। तो बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन के नंबर्स में इजाफा हुआ है और इंशाल्लाह 1-2 अगस्त से यानी कि आज से मजीद नंबर्स में इजाफा होगा, चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने मजीद 11 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स स्टैब्लिश किए जो कि 24 घंटे शहरियों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। रात गए मैंने भी कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों का विजिट किया था जहाँ पर हमने 24 घंटे इस फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया है। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले 2 से 3 रोज में इस नंबर को क्लियरली 2 लाख से ऊपर ले जाएंगे और इंशाल्लाह शहरियों के ताउन के साथ हम कोरोना वायरस की वबा को काबू पाने में कामयाब हो पाएंगे। जो पीटीआई के दोस्त या वफाकी हुकूमत के दोस्त कुछ तनकीद कर रहे हैं, कुछ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे
और शहरी जिम्मेदारी के साथ अपनी हुकूमत का साथ देते हुए मास्क को भी पहनेंगे, समाजी फासला भी इख्तियार करेंगे, हमने जो SOP इशू किए उनको भी फॉलो करेंगे और वैक्सीनेट कराएंगे, फॉलो करेंगे और वैक्सीन करवाएंगे। ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी है हर शहरी की। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कोविड के फैलाव को रोकने की, जो वफाक और NCOC की स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय टारगेटेड जो कह लें पाबंदियां लगाई थी, ताकि जो गरीब तबका है उसको परेशानी ना हो और ना ही उनका जो रोजगार है वो मुतासिर हो। और इसके रिजल्ट्स भी मुर्तज़ा साहब बहुत कोई जो कह लें नेगेटिव नहीं थे, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। अब सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये टारगेटेड पाबंदियों की तरफ क्यों नहीं गई? तो देखिए, अगेन मैं इस तासुर की नफी करना चाहूंगा कि एक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो हमारे वफाकी हुकूमत के दोस्त बोगज़े पीपल्स पार्टी में, बोगज़े सिंध हुकूमत में इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन है उसको देख लीजिए। जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो कराची का पोर्ट है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो आपकी वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो कि एसेंशियल आइटम्स बनाती हैं, यानी कि आपकी रोजमर्रा खाने की अशिया जहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है, मेडिकल रिलेटेड, हाइजीन रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो लॉ इन्फोर्समेंट के पर्सनल हैं, मीडिया के पर्सनल हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो वफाकी इदारे सूबा सिंध में काम कर रहे हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो बैंक्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज को हमने एग्जेम्प्ट किया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है, कराची को बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ एरियाज को जहाँ पर हमारे वो हॉट जोन्स थे, जहाँ पर वायरस जिसकी वजह से बहुत तेजी से फैल रहा था, उन एरियाज को, उन मार्केट्स को, उन जगहों को बंद किया है हमने और लोगों को ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है हमने कि अगर इस मुश्किल वक्त में शादी ब्याह की तकारीब होंगी, अगर शॉपिंग सेंटर्स खुले रहेंगे जहां पर समाजी फासले को आप इंश्योर नहीं करते हैं, मास्क वगैरह आप नहीं पहनते हैं, तो हम इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने ये सख्ती का फैसला किया और कुछ सेक्टर्स को हमने बंद किया है। 8-9 रोज की बात है, उसमें से 3 रोज गुजर चुके हैं, 5-6 रोज रहते हैं। इंशाल्लाह ये 5-6 रोज निकल जाएंगे। असल चीज हमें फोकस इस बात पे करना है कि मिनहसुल कौम हमें कोशिश करनी है कि इस डेल्टा वेरिएंट को मजीद अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में बढ़ने ना। अच्छा, आप टेंशन पे तो खैर कोई डाउट नहीं है, आप ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो डेल्टा है उसके साथ फाइट किया जाए और ये खत्म हो, लेकिन दूसरी जानिब कोई कहना चाहिए अल्टरनेटिव एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए थी उन लोगों के लिए जो कि इससे मुतासिर हो रहे हैं बराह रास्त। खैर, वफाकी वजीर जो असद उमर साहब हैं, NCOC के सरबराह भी हैं, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का मशवरा दिया। सिंध गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के बजाय वो रूटीन पे जारी है, लॉकडाउन को जरूरी समझा। तो इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक लॉजिक है मुर्तज़ा साहब? देखिए, मैं अगेन इस तासुर की नफी करना चाहूंगा। वजीर आला सिंध ने लॉकडाउन के हवाले से, सख्ती के हवाले से जो फैसला किया था, उस फैसले को करने से पहले असद उमर साहब से मशावरत की थी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया था, डॉक्टर फैसल सुल्तान से को कॉन्फिडेंस में लिया था और उनकी रिक्वेस्ट पर वो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था उसको NCOC के साथ शेयर किया गया। NCOC ने भी अपनी इनपुट दी और इनपुट के बाद सिंध हुकूमत ने अपने नोटिफिकेशन को इशू किया। वैक्सीनेशन को हमने वैसे ही प्रायोरिटाइज किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये सख्ती करने के फैसले से पहले सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1,85,000 अफराद ने एक दिन के अंदर वैक्सीनेट किया था। कल की मैं आपको कहानी बता रहा था, तकरीबन 1,93,000 लोगों ने वैक्सीनेट किया। तो हम वैक्सीनेशन को भरपूर तरीके से हमने जारी और सारी रखा हुआ है। अगर PTI के नुमाइंदे उसको नजर में नहीं रखते, उसको देख नहीं रहे, तो मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि सिंध के शहरियों ने बड़े पैमाने पर, सिर्फ कराची नहीं, आप हैदराबाद चले जाएं, सांगड़ चले जाएं, सक्खर, लाड़काना, दादू, उमरकोट, हर जगह वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। हमने वैक्सीनेशन के मराकज़ को कायम किया है और लोग भरपूर अंदाज से हुकूमत का साथ दे रहे। इंशाअल्लाह वैक्सीनेशन को हम प्रायोरिटाइज करते हुए इस नंबर को मजीद, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बढ़ाते हुए 2 लाख के नंबर को हम मजीद बढ़ाएंगे। नंबर आएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एतमाद में तो लिया गया, लेकिन कल वजीर आजम साहब ने भी लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने मोदी सरकार की तरह दिहाड़ीदार तबका और मजदूरों के हवाले से नहीं सोचा। अब लॉकडाउन में अगर हम बात करें, इस तबके का गुजारा कैसे होगा, इस हवाले से वजीर आजम तो परेशान है। सिंध हुकूमत के हवाले से बात करें तो इस तबके के लिए, इसको रिलीफ देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है इनकी? मैं थोड़ा सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। मैं इन मुनाफिकों को कहना चाहूंगा कि जब ये लाहौर में जून के महीने में, रमजानुल मुबारक के महीने में सिचुएशन
यूके वेरिएंट की वजह से मुश्किल हुई थी, खतरनाक हुई थी, अस्पतालों पे बड़ा दबाव पड़ा था। तो उस वक्त जब पंजाब हुकूमत ने, बोजदार साहब की हुकूमत ने लाहौर में 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, सब कुछ बंद कर दिया था, तो इन क्या मुनाफिकों ने उस जमाने में तनकीद की थी बोजदार साहब के ऊपर? क्या उस जमाने में पीपल्स पार्टी ने तनकीद की थी बोजदार साहब के ऊपर? नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हर जिम्मेदार शख्स ये समझता है कि इस्तेहकाक उस हुकूमत का है जिसको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा है, जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता है, जिसको अंदाजा है कि उसके लोग किस चीज को, किस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते। जब बोजदार साहब की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने ये सख्त फैसले किए थे, तो हमने उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, हमने उनको सपोर्ट किया और हमने कहा कि हमें यकीन है कि बोजदार साहब ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए ये सख्ती करने का फैसला करें। तो जिस तरह हम रीजनेबल तरीके से उनके उस हक को एक्सेप्ट करते हैं, उनके उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके से सिंध हुकूमत ये फैसला कर रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये पीटीआई के दोस्त हमारे उस फैसले का एहतराम करेंगे और हमारे उस फैसले के अंदर रोड़े नहीं अटकाएंगे, लोगों को इंतशार की तरफ नहीं धकेलेंगे। जब वजीर आजम बात कर रहे थे अवाम से बराह रास्त, तो उसमें उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन के अंदर कहा कि मईशत बड़ी मुश्किल से बहाल हुई है और हम नहीं चाहते कि किसी एक इंडिविजुअल के इक़दाम की वजह से या किसी ऐसे इक़दाम की वजह से मईशत को दोबारा से कोई धचका लगे और मईशत नीचे की जानिब जाए। तो ऐसा लगता है बज़ाहिर कि या तो सिंध गवर्नमेंट वफाक से मशवरा करती नहीं है, या अगर कोई मशवरा होता है तो उस पर अमल नहीं होता। ये तासुर क्यों है मुतज़व्वाब साहब दोनों के दरमियान? जो लोग बार बार गरीब की बात करते हैं, आपने उनसे पूछा कि आपने पिछले दिनों 1.5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, गरीब आदमी को रिलीफ दें, कीमतों की इजाफे को कैंसिल कर दें। पिछले दिनों 6 रुपए इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था 15 रोज कबल, इनको कहें कि वो 6 रुपए की जो इजाफा है उसको कम कर दें। वो जो सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स की मिल रही थी, उस सब्सिडी को खत्म कर दिया गया, अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। तो ये लोग जो बार बार गरीब आदमी की बात करते हैं, जरा इनसे पूछें कि जहां पर आपको गरीब आदमी को रिलीफ देने की जरूरत है, क्या आपने रिलीफ दी? आपने इलेक्शन से पहले ऐलान किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या आपने 1 करोड़ नौकरी पाकिस्तान के मजदूर को, पाकिस्तान के मेहनतकश को, पाकिस्तान के नौजवान को दी? तो जो इनका काम है वो काम ये करते नहीं है। अपने लाहौर को तो ये बंद कर देते हैं, अपने शहरों में जब क्राइसिस सिचुएशन आती है तो बंद कर दी जाती है, लेकिन जब कराची के अंदर खतरनाक सिचुएशन हो और कराची के अंदर ये फैसला किया जाता है तो उनको सियासत करनी पड़ती है। मैं इनको कहना चाहूंगा, खुदा का वास्ता है, डबल स्टैंडर्ड ना रखें। जो फैसला लाहौर के लिए अपनाते हैं, जो फैसला इस्लामाबाद के लिए अपनाते हैं, जो फैसला पेशावर के लिए अपनाते हैं, वो फैसला कराची के लिए भी सिंध हुकूमत को अपनाना है। नो डाउट ये अफसोसनाक बात है कि जब भी हम कोई बात करते हैं सिंध और वफाक में एक टसल सी शुरू हो जाती है। अब जब कोविड की बात करें, ग्लोबल इशू है और हम देखते हैं हर बात पे सिंध और वफाक के दरमियान बयानबाजी हो, इसे सियासी बना दिया जाता है। ये जो हर मामले पे सियासत शुरू हो जाती है, इसका क्या हाल है मुर्तज़ा साहब? देखिए, मैं वफाक के रोल पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, खाम खाम में तशनगी होगी, लड़ाई होगी। मैं कह चुका हूं कि सिंध हुकूमत का इस्तेहकाक है फैसले करने का, और वो फैसला सिंध हुकूमत ने अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद में किया है। इस फैसले को अनाउंस करने से पहले सिंध हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को कॉन्फिडेंस में लिया, वफाकी वजीर को कॉन्फिडेंस में लिया, NCOC जो इदारा इन चीजों को लुक आफ्टर करता है उसको कॉन्फिडेंस में लिया। तो हमने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए तमाम वो चीजें की हैं जो कि हमें करने की जरूरत थी। बदकिस्मती के साथ पीटीआई के लोग जो हैं इसको खाम खाम में पॉलिटिकल तर्ज में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन कराची शहर में बड़ी खौफनाक है, बड़ी तशवीशनाक है। हमने जो फैसला किया, हमारे फैसले का एहतराम करें और हमारे उस फैसले को अमल दरामद कराने में आप सपोर्ट करें। ऐसा लगता नहीं है कि मशवरा हुआ है, क्योंकि MQM भी और PTI भी इस लॉकडाउन के ऊपर शदीद एहतजाज भी कर रहे हैं, इसे गलत फैसला भी करार दे रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर मुशावरत हो जाती या फिर उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता तो कम से कम आपको एक एतमाद हासिल होता है इन सियासी जमातों का? इसको जरा फर्दर एक्सप्लेन कर दें मुझे। मेरे ख्याल में मीडिया पर वो फुटेजेस अवेलेबल हैं। जब टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी जुमे के रोज, उस मीटिंग के अंदर तमाम सिंध असेंबली में जो पार्लिमानी पार्टी एग्जिस्ट करती हैं उनको मदऊ किया गया था, उनके पार्लिमानी लीडरान मौजूद थे, उनकी इनपुट ली गई। अब उसके बाद भी अगर ये कहें कि इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो मैं अब इसके ऊपर क्या कहूँ। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की थी, जब बोजदार साहब ने लाहौर के अंदर लॉकडाउन लगाया था, क्या उन्होंने नून लीग को बुलाया था? क्या उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और बाकी जो लीडरान हैं पंजाब के, उनको बुला के उनको कॉन्फिडेंस में लिया था? ये इख्तियार हुकूमतों का होता है,
हमने तो फिर भी जमहूरी उसूलों की पासदारी करते हुए उनको बुलाया था, उनको मदऊ किया था, उनको तफसीलात से शेयर किया, उसके बाद ये फैसला किया। ये जो लोग आज हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपने लॉकडाउन का फैसला गलत किया है, अल्लाह ना करे अगर कराची शहर के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, यही लोग आपके टीवी पे चैनल्स पे आके हमें तनकीद का निशाना बनाएंगे कि सिंध हुकूमत नाकाम हुई। तो इनका काम है पॉइंट स्कोरिंग करना, अपने सियासी बयानात देना। हम इनकी परवाह नहीं करते, हमें परवाह अपनी आवाम की है, उन लोगों की है जिनके वोटों के साथ सिंध हुकूमत इलेक्ट होकर बैठी है, उनके बेहतरीन मफाद में ये फैसले किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक बार इस डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को हम रोकने में कामयाब हो जाए। ये वो वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था, पाकिस्तान के बाहर से आया था और नेचुरली एयरपोर्ट्स के जरिए आया। अगर एयरपोर्ट्स पे इन नाकाम निकम्मी वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया होता, प्रॉपर सर्वेलेंस की होती, पैसेंजर्स को चेक किया होता, सही इकदाम उठाए होते, तो शायद आज डेल्टा वेरिएंट जो है पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता। लेकिन चूंकि इन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से फैसले किए, आज डेल्टा वेरिएंट आपको पाकिस्तान के हर शहर में फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका सवाल आप जरा वफाकी हुकूमत के उन चैंपियन तर्जुमानों से भी पूछिए कि उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि नहीं किया। मुर्जा भाई, ऐसी कुछ जब भी होती है ना तो मुझे वही कमेंट्री याद आती है। मैं अक्सर कहता हूँ सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह। ये ऐसी ही सूरत हाल है कि विफाक टू सिंध, सिंध टू विफाक, विफाक टू सिंध। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पॉइंट इस मामले पर भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे। लॉकडाउन लगाया गया, स्ट्रैटेजी क्या है? हम तो ये कहते हैं कोरोना कंट्रोल में। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अच्छा, कोविड से जुड़ी एक और बड़े अहम मसले की हमने बात करनी है और वो है तालीमी इदारों के हवाले से। ये इतनी कन्फ्यूजन इसमें रही है, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस मामले को लेकर रही है तो गलत नहीं होगा। मुल्क भर में तो कोरोना जारी है ही। वफाकी वजीर असद उमर ने मुल्क भर के बड़े शहरों में पाबंदियाँ मजीद सख्त करने का इंदिया दिया है और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म को सिफारिशात भी पेश किए जाने का इम्कान है। इस वक्त मुल्क भर में हमने आपको बताया कि सूरत हाल संगीन हो रही है, लेकिन आज से सिंध के सिवा दीगर सूबों में जो तालीमी इदारे हैं वो खुल गए हैं और इसके बायस बच्चे और वालिदैन शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर तालीम और सूबाई वज़राए तालीम इस बात पर बज़िद नजर आते हैं कि हर सूरत में तालीमी इदारे खोले जाएं, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। लेकिन कल दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई जब वज़ीर आज़म ने इसकी मौजूदा सूरत हाल के अंदर तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत कर दी। आपको पता है कल प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे अवाम के साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर और लोगों ने कॉल्स कर रहे थे। इस पर उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब में वाज़ेह किया कि वैक्सीनेशन मुकम्मल होने तक तालीमी इदारे नहीं खोले जाने चाहिए और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म काफ़ी अरसे से जो तालीमी निज़ाम है इसमें बेहतरी के लिए भी कोशा है, चाहे मदारिस हों, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हों। इसके बच्चों को एक निसाब पढ़ाने की जरूरत पर भी मुसलसल प्राइम मिनिस्टर जोर देते नजर आते हैं। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म के वैक्सीनेशन अब जो कह ले वन नेशन वन करिकुलम के विजन के तहत आज से पंजाब इस्लामाबाद के तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल्स और मदारिस में प्री 1 से लेकर 5वीं जमात तक सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज कर दिया गया है। अब बच्चे अंग्रेजी और उर्दू मीडियम के साथ साथ जो मादरी ज़बान है उसमें भी तालीम हासिल कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो यकसा कौमी निसाब जो 1 जुलाई से नाफिज हो चुका है, मगर सिंध और बलोचिस्तान की बात की जाए तो उसकी गवर्नमेंट ने इस हवाले से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। ताहम हुकूमतों के इस ऐलान ने बच्चों की तालीम के हवाले से कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। कई वालिदैन परेशान हैं कि आज से बच्चे कौन सी किताब पढ़ेंगे, क्या बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से फराहम करदा किताबें पढ़ेंगे या दीगर पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ाने की इजाज़त होगी, बच्चों को किस ज़बान में तालीम दी जाएगी। और इस हवाले से भी बहुत सारा जो कह ले यकसा तालीम निज़ाम का मयार बेहतर होगा, तालीम का मयार जो मज़ीद गिर जाएगा, इम्तिहानात किस ज़बान में होंगे, किस निज़ाम के तहत होंगे, जो कैम्ब्रिज निज़ाम है उसके तहत पढ़ाई जारी रख सकते हैं या नहीं, या उन्हें भी मकामी बोर्ड्स के तहत इम्तिहानात देने होंगे। सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज साहब मौजूद हैं। बहुत मुराद राज साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया हमें। अभी जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो कोविड के सिनेरियो में अगर हम बात करें, कल जिस तरह से हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी इस हवाले से मुखालफत की कि अभी तालीमी इदारे नहीं खोलने चाहिए। जो अभी सिचुएशन है, आपको लगता है कि तालीमी इदारे खोलने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, हमने सब चीजें देख के ऑब्वियसली स्टैगर करके खोला है जी। हमने इस तरह नहीं खोला कि सब एक दिन ही बच्चे आ जाएंगे। जिस तरह पहले हम स्टैगर करके खोलते थे कि 50% बच्चे एक दिन होंगे, 50% दूसरे दिन होंगे। दूसरी चीज, जो वैक्सीनेशन है वो 3 करोड़ से ऊपर जा चुकी भी है, 3 करोड़ फैमिली लोगों को लग चुकी भी है। तो उसमें मेजॉरिटी हमने टीचर्स को तो वैक्सीनेशन करवा दिया भाई, ठीक है जी। अब दूसरा स्टेप ये है कि हम सभी सबको कह रहे हैं कि पेरेंट्स जाके फैमिली मेंबर्स लगवाएं ताकि बच्चे कैरियर ना बने।
सो हमारी कोशिश देखें, 1.5 साल से अब एक सिस्टम को हम तबाह करते जा रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उस रास्ते पे चलते जाएं, क्योंकि चीजें बेहतर हो रही हैं। ऑब्वियसली आजकल वो एकदम फिर उसका वायरस जो है वो ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है, मगर हमने कहा एक चीज खोल के स्टैगर करके देखी, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत स्पीड पे हो रही है। सो लेट्स सी फॉर अ फ्यू वीक्स के कैसे चलता है सिस्टम। अगर खुदा न खासा चीजें बढ़ती गई और खराब हुई तो फिर तो हमें बंद करने पड़ेंगे। तो सूबाई हुकूमतें, सूबाई वुज़रा यानी कि आप और वफाकी वुज़रा, वज़ीर तालीम, वज़ीर आज़म को नहीं बता रहे ये सिचुएशन? कल उन्होंने तो इस पे कहा कि मैं अभी नहीं चाहता कि इदारे खोले जाएं, तालीमी इदारे, बराह रास्त कहा उन्होंने। उनको तो इन्फॉर्म किया था। कल उन्होंने लाहौर भी मेरे ख्याल से परसों आना है, 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन, इसी हफ्ते आना है किसी वक्त, तो इस पे बैठ के भी बातचीत होनी है। अभी फिलहाल तो हमने खोले हैं, आज ही खोले हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस एंड थिंग्स मूव। एंड आप बिल्कुल एक हम नेशन को अनपढ़ रखना चाह रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि पिछले 1.5 साल का जो लॉस है वो हमें पूरे करते करते कई साल लग जाएंगे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वो हम भी इस पे कन्विंस हो गए थे, अवाम भी इनफैक्ट। लेकिन कल जब वजीर आजम ने दोबारा कहा, ऑब्वियसली वो हेड ऑफ द स्टेट हैं इस वक्त, अगर उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने कहा तो फिर हमारे जहन में दोबारा सवाल पैदा हुई कि क्या कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन चल रहा है बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हर प्रोविंस जो है वो अपना फैसला खुद, ठीक है ना जी। तो हम अपनी टीम के साथ बैठे, हेल्थ वालों के साथ बैठे, सबके साथ बैठे, एंड वी थॉट वी शुड ओपन देम राइट नाउ एंड देन सी कि आगे क्या बनता है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बहुत स्पीड से हो रही है। ठीक हो गया। और हम देखते हैं किस तरह आगे चले। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम अब यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की आज से हम बात करें, इस्लामाबाद और पंजाब में भी ये कौमी निसाब नाफिज कर दिया गया है। बुनियादी चेंजेस की गई हैं क्या? इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें एलेबोरेट करेंगे? देखिए जी, इसके अंदर ये है कि एक तो जो भी इस पे शोर मचा रहा है ना कि जी ये हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा झूठ है। जब ये कमेटी आज से 2.5 साल पहले बनी थी, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी था, इसके अंदर उलमा भी थे, इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें 40 मेंबर्स की ये कमेटी थी। और मैं आपको बताऊं कि एवरीबडी वाज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड एवरीबडी हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट। ये सब उसका हिस्सा थे जी। तो इसलिए आज उठ के कोई भी नहीं कह सकता कि जी ये हमें बताए बगैर किया जा रहा है। पंजाब के अंदर हमने 3 डिफरेंट मीटिंग्स प्राइवेट स्कूल के सेक्टर्स वालों के साथ की। पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उनको किताबें दिखाई, फिर पब्लिशर्स को टाइम दिया गया, जी आप अपनी किताबें जो लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि करिकुलम एक होता है, करिकुलम इज अ फ्रेमवर्क। आप कोई भी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस फ्रेमवर्क के अंदर है। उस सिर्फ आपने फ्रेमवर्क के अंदर रहना है। ये जो सबको कहा गया ना जी एक ही किताब सबने इस्तेमाल करनी है और एक ही सिलेबस होगा, ये सब झूठ है। ये सिर्फ वो माफियाज हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह की चीज हो, वो इसके खिलाफ गलत खबरें फैला रहे। सो द थिंग इज कि एक करिकुलम, एक सर्कल दे दिया गया कि कोई भी किताब बनाए मगर रहे उस सर्कल के अंदर, एंड दैट्स इट। और वो किताब जो होगी वो हम अप्रूव करेंगे बाय पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड, और वो किताब वो पढ़ा सकते हैं। तो ये जो निजी तालीमी इदारे हैं जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है, वज़ीर आज़म अक्सर कहते हैं कि ये 2 पाकिस्तान हैं, जो निजी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं बच्चे महंगी फीसों के साथ, उनका और वो फ़र्क नज़र भी आता है, उनका फ़र्क होता है उन बच्चों से जो कि सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस क्रिएट कहाँ पे होगा जी? जब हम मुराद राज साहब इन्फोर्समेंट की बात करते हैं कि वो करिकुलम इन्फोर्स किया जाएगा जो गवर्नमेंट कह रही है कि इस फ्रेमवर्क के अंदर करें, तो निजी तालीमी इदारों पर आप चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे? वो तो उनका तो निज़ाम तालीम ही मुख्तलिफ है, वो तो पर्चे भी आपके निज़ाम तालीम के तहत नहीं देते, कैम्ब्रिज के तहत देते हैं, दीगर निज़ाम तालीम के तहत देते हैं। तो इसकी क्या मैकेनिज्म क्या है इसके लिए? देखिए, जब हमने इनको बुलाया 3 दफा इनसे बैठ के बातचीत हुई, जब ये कमेटी 2.5 साल बनी पहले, तब उसका भी ये हिस्सा थे। सो दे एक्सेप्टेड ऑल दिस, सो दे एग्रीड विद ऑल दिस। इसलिए अब वो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट डिसीजन भी आ चुके हैं कि हाँ जी ये लोग गए कोर्ट और कोर्ट ने कहा नहीं जी बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हो चुकी नहीं है। आज से इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता दूं जो आपने पहले सवाल तो शॉर्टली इसमें रसब ऐड करते जाइएगा। इन केस इफ दे डोंट फॉलो, आपने कहा कि वो पाबंद है करने के, कोर्ट डिसीजंस भी हैं, अग्री भी किया है, लेकिन एक एग्रीमेंट ये, इन केस इफ दे डोंट, प्राइवेट स्कूल्स इसको फॉलो नहीं करते तो क्या आप उनके लाइसेंसेस कैंसिल करेंगे, चाहे जितनी बड़ी चेन भी हो स्कूल से? देखिए, मुझे बड़ी छोटी से कुछ नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये प्लीज आपने फैक्ट सामने रखते हैं। 70% पंजाब के जो स्कूल्स है ना प्राइवेट, वो 5,000 से कम फीस वाले,
हम सिर्फ हमेशा देखते हैं, क्योंकि हम बड़े शहरों में बैठे हुए, कि जी ये सिर्फ जो चेन्स हैं बड़ी वाली, ये प्राइवेट स्कूल है। ये तो एक माइनॉरिटी है, ये 5% है इस मुल्क का, ठीक है जी। हम जो काम कर रहे हैं वो 95% के लिए कर रहे हैं। मुझे उस 5% की फिक्र नहीं, मुझे 95% की फिक्र है। जब सबने एग्री किया एक चीज के ऊपर, तो वी विल मेक श्योर कि इट इज इम्प्लीमेंटेड। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, देखिए हम अभी उस तरफ नहीं गए, क्योंकि हर बंदे ने एग्री किया था कि हम इम्प्लीमेंट करें। लेकिन वो 5% बाअसर बहुत है ना, आपको पता है कि वैसे भी नहीं, मेरे लिए जैसे कुछ खानदान सियासत में बाअसर हैं, इसी तरह कुछ खानदान इस मामले में भी बाअसर हैं, तो उनका असर ज्यादा है। मेरे लिए उनका असर उतना ही है जितना एक 5000 के स्कूल वाला। मैं दोनों को बराबर डील करता हूँ। ठीक हो गया। चले, हमें उम्मीद यही है कि यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज हो। जिस तरह से आपने हमें एक फ्रेमवर्क बताया है इस कार्यक्रम के हवाले से, टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी मुराद साहब बताएगा, टीचर्स के हवाले जो ट्रेनिंग है उस पर आप किस तरह से फोकस किए हुए हैं? आप देखें कि हमने पहली दफा ये किया कि हमने कहा प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त। हमारा जो कायद है डिपार्टमेंट, उसके अंदर मैंने इस दफा फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हर दफा हम कहते थे ना जी कि वो गवर्नमेंट स्कूल के ट्रेनर्स ठीक नहीं है, तो मैंने आधे ट्रेनर प्राइवेट सेक्टर से लेकर आया, ताकि आपस में भी कंपटीशन होगा और देखेंगे कि कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस वक्त हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं या लीड ट्रेनर्स हैं, वो 50% प्राइवेट सेक्टर से और 50% गवर्नमेंट सेक्टर से। सो दिस इज अ वेरी हेल्थी मिक्स जो पहली दफा हमने किया है, और आप देखना कि कितनी बेहतरी उसके साथ आएगी चीजों। ठीक हो गया। चले मुराद साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स आए और जो आपके इरादे हैं उसमें आप कामयाब हो। लेकिन हमें याद है जब प्राइवेट स्कूल्स में फीसेस का प्रॉब्लम आया था, तो उस वक्त भी हुकूमत के फैसले पे प्राइवेट ने अमल नहीं किया था, फिर कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा था। और क्या इस पे कुरिकुलम के ऊपर प्राइवेट इदारे इसके लिए जाएंगे, क्योंकि कुरिकुलम की वजह से ही तो लोग सरकार से हट के प्राइवेट स्कूल्स में जाके महंगी फीसें देते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, हम इस पर नजर रखेंगे और फिर बात करते रहेंगे। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको बताएंगे 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक सर्च करने वाले शिरोज काशिफ के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक और एजाज अपने नाम किया है। हम उन्हें ब्रॉड बॉय के नाम से जानते हैं। 19 साल की उम्र में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन लेकिन दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी K2 को सर कर लिया है। और इससे पहले ये एजाज साजिद सतपारा के पास था। शिरोज काशिफ ने रवा साल मई में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था, और इनको यह भी एजाज हासिल है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पड़ा था और फिर K2 को सर किया, बहुत मुख्तसर वक्त में किया, और इस वक्त दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा हैं जिन्होंने K2 सर की। बिल्कुल, और जिस दिन उन्होंने किया, मैं इनके वालिद से भी बात की, और आज शिरोज काशिफ एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें बहुत बहुत खुशामदीद भी कहेंगे। शिरोज, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस। कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm good and वालेकुम अस्सलाम, thank you so much for having me. शिरोज, ये बताएं कैसा लग रहा है इतनी जबरदस्त अचीवमेंट और इतनी छोटी उम्र में, कैसे आपके जो इमोशंस हैं, कैसे जज्बात हैं? मैं जो है वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने K2 से किया है, इस वजह से प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी पाकिस्तान के पास हासिल है। क्योंकि K2 पाकिस्तान में है, तो आई थिंक सो कि पहले भी एजाज़ पाकिस्तान के पास ही था, लेकिन आई थिंक सो कि ये मेरे थ्रू डिलीवर हुआ, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। That's really great. शहरोज, जब आप सर कर रहे थे K2, ऑब्वियसली आपकी नजरें तो मंजिल के ऊपर थी, लेकिन रास्ते के जो चैलेंजेस या मुश्किलात होती हैं वो समटाइम्स कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैंप 1 से लेकर समिट तक अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें जो आपने किया इस सारी मुहिम के दौरान। सबसे पहली बात यह है कि आई वाज विदाउट हाई पोर्टर, विदाउट शेरपा, आई हैव टू कैरी ऑल माय स्टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि 20 kg कैरी करके लेके जाना, वो भी K2 पे, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो आई थी रॉक फॉल में, क्योंकि मुझे कैंप 1 जब मैं गया था तो मुझे बिल्कुल इधर एक पत्थर लगा था आके, और मैं ब्लैकआउट हो गया था उस वक्त। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद डिसेंडिंग पे तकरीबन भी एक इतना बड़ा पत्थर आके मेरे बाजू पे लगा और मेरा बाजू एकदम सुन्न हो गया बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस आते रहते हैं K2 में। तो शहरोज, कहा जाता है कि जितना समिट करना मुश्किल होता है, उतना या उससे कहीं ज्यादा मुश्किल वापस आना भी होता है, ऐसा है?
जी एग्जैक्टली क्योंकि देखिए एक क्लाइंबर के लिए वापस आना सेफ्टी बहुत मैटर करता है। सक्सेसफुल वो समिट पे भी होता है, सक्सेसफुल बेस कैंप आके भी होता है। तो आई थिंक रियल सक्सेस ये है कि आप सेफली वापस आ जाए। अच्छा शरोज, जिस तरह से भी अपने हम बात कर रहे थे कि मुश्किल तरीन चोटी है, दूसरी बड़ी चोटी है K2, लेकिन इससे पहले आपने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था। अगर कंपैरेटिवली आपके जो चैलेंजेस हैं या जिस तरह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा मुश्किल आपको K2 में लगा या माउंट एवरेस्ट में लगा? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैंने 3 8000 मीटर्स की पीक की है। कभी भी आप किसी एक 8000 का दूसरे 8000 से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो आई थिंक K2 इज वे मोर डिफिकल्ट देन एनी माउंटेन। कहा जाता है कि आपने K2 बहुत मुख्तसर वक्त में की है। कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आते हैं शहरोज कि इतने मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है। उनको क्या जवाब देंगे आप? एग्जैक्टली जी आई थिंक सो कि वाकई वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अमूमन इतने मुख्तसर वक्त में K2 मुमकिन नहीं होता। लेकिन आई थिंक जब आपके साथ कौम की दुआएं, आपके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, तो आप हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने भी एक इसी तरह का ही एक कारनामा किया। नहीं बिल्कुल जबरदस्त किया आपने। और माशाल्लाह इस एज में ऑब्वियसली यही इसी एज में ये स्किल हो सकती है कि आप वक्त की बचत करते हुए मुश्किल जो एडवेंचर्स है वो कर जाएं। जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, खास तौर पे कहा यह जाता है कि व्हेन यू क्रॉस 6000 प्लस 6500 प्लस, उस वक्त आपका दिमाग भी आपका काम नहीं करता और कुछ जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको अजीब व गरीब चीज़ें भी नजर आती हैं, बीमारी का भी शिकार होते हैं, फ्रॉस्ट बाइट का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस किस्म की कोई चीज एक्सपीरियंस की आपने 6000 प्लस जाने के बाद जो आप हमसे शेयर कर सकें? अच्छा बेसिकली ये 6000 प्लस में नहीं बल्कि आई थिंक जो 7500 से ऊपर जब डेड जोन स्टार्ट होता है, डेथ जोन कहते हैं उसको, तभी होता है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपको बहुत मुख्तलिफ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, बहुत उल्टी उल्टी बातें करना शुरू कर देते हो। कुछ लोग तो अपने ग्लव्स फेंकना शुरू कर देते हैं, जैकेट्स खोलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें होती हैं वहां पे क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन लेने की फैसिलिटी है तो डोंट चैलेंज योरसेल्फ और आप विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक माउंटेन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। मेरी एक ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो मैंने इस तरह की हेलुसिनेशन कभी नहीं की क्योंकि मैं हमेशा से जो है वो अपनी बॉडी को ऑक्सीजन से बिल्कुल वो रखता हूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ना हो, मुझे किसी किस्म की जो है वो कोई बीमारी ना हो, मैं डिहाइड्रेट ना हो कभी भी। तो आई थिंक सो कि आपको जो है ना, क्योंकि देखिए बरी द डिजायर्स यूज ब्रेन, ये माउंटेनियरिंग पे सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। लाइफ है तो है, पहाड़ वहीं पे ही है, अगले साल दोबारा आके सर कर लो, कोई मसला नहीं है। सही, जबरदस्त। क्या प्लान है फ्यूचर? लाइफ को नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जी शरोज, क्या प्लान है फ्यूचर में? K2 सर कर लिया, माउंट एवरेस्ट सर कर लिया, अब हम आपको कहाँ पे देखने वाले हैं? इंशाल्लाह यू विल सी मी ऑन 14 पीक्स, जो कि दुनिया में 14,000 मीटर की चोटी है। एंड आई वांट टू बी द यंगेस्ट टू समिट ऑल दैट 14 पीक्स। और ये एजाज भी पाकिस्तान नहीं, इंशाल्लाह मुश्किल तरीन तो आप कर बैठे हैं, पीछे तो कुछ रह नहीं गया। जाते हुए रास्ते में कहीं किसी जगह सोच आई शहरोज के वापस चला जा, किधर जा रहा है? मतलब बहुत मुश्किल है। कहीं ऐसा आया सोच? नहीं, मेरा हमेशा मुझे हमेशा एक सोच आती है सिर्फ कि यार एक ऐसा वक्त आएगा जब कामयाब होके घर बैठाऊंगा। मैंने हमेशा से ये सोचा है। मैं एक बड़ी मशहूर माउंटेनियर हैं, उनको मैं सुन रहा था, जो कि तकरीबन सभी जो 8000 उनको सर कर चुके हैं, आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये बताया कि मैं माउंटेनियरिंग इसलिए करती हूँ कि मैं मौत को करीब से देखूं और फिर मैं जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों की मुझे कदर आए, मैं छोटे छोटे लम्हों को जीना सीखूं जिनकी अब अमूमी तौर पे जिनके लिए हम शुक्रगुजार नहीं होते अल्लाह के। तो क्या शहरोज का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि जब आप बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में होते हैं, देन यू रिमेंबर द गुड टाइम, कि मैंने वो गुड टाइम मिस किया, नाउ आई एम इन अ टफ कंडीशन, ऐसा कुछ होता है? हुआ ऐसा कुछ? I always go where I feel most alive, and I think I feel most alive on mountains. तो माउंटेन्स पे कभी आपको उस तरह का चैलेंज नहीं लगा? नहीं, माउंटेन्स पे हमेशा मुझे
अपनायत वाली फील आती है कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस। ज़बरदस्त। अच्छा शेरोज़, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे माउंटेनियरिंग के हवाले से, पाकिस्तान में अब चूँकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया है, और पहले भी होता था लेकिन उतना हाईलाइट नहीं होता था। सो आपका कोई फ्यूचर में प्लान है कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग्स दी जाए, या लोगों को पता हो, या यंगस्टर्स जो हैं जो आप जैसी कम उम्र में माउंटेन्स को सर करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉपर काउंसलिंग या ट्रेनिंग हो उनकी? आई थिंक कि ये चले मैं इतना बात तो करता हूँ कि चले एज अ माउंटेनियर मुझे कन्वे करना चाहिए मैसेज, लेकिन आई थिंक ये काम जो है ना वो स्पेसिफिक अदारों के जो इसके लिए बनाए जाते हैं, जो अदारे माउंटेनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं, ये उनकी जॉब है कि वो लोग यंग माउंटेनियर्स को ट्रेन करें। जैसे पीसीबी है, उनके पास क्रिकेट अकेडमीज हैं, उनके पास बजट है, उनके पास वो क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरह आई थिंक सो कि जो अदारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने माउंटेनियरिंग के लिए जो है वो बनाए हुए हैं, आई थिंक सो कि उनमें थोड़ा चेंजिंग लाना चाहिए, उनको थोड़ा एक्टिव करना चाहिए, उनको थोड़ा बेदार करना चाहिए कि यस वी हैव 5 बिग माउंटेन्स, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो हरकत में आना चाहिए। तो आई थिंक सो कि मेरी जॉब तो है, मैं तो चले बोल दूंगा, लेकिन बेसिकली जो पावर है, मेन पावर जो है वो इदारों के हाथ में होती है। ठीक है, तो कि इन अदारों को जो है वो करना चाहिए, आना चाहिए आगे। अच्छा, दो हिस्से हैं मेरे सवालों के। एक तो ये कि क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट पे गवर्नमेंट ने कुछ आपसे कांटेक्ट किया, आपको कुछ एजाज, कोई अवार्ड, चाहे वो मॉनेटरी एजाज हो या कोई कौमी एजाज हो, उसकी कोई बात हुई? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने बहुत सारी शख्सियात का जिक्र किया पीक्यू पर जाके सबमिट करने के बाद, हम सुन रहे थे, आपने उनका नाम भी लिया जिसमें कुछ फोटोग्राफर्स भी थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का भी जिक्र किया। तो जरा इस हवाले से भी हमें बताइए कि इतनी ऊपर जाके इन शख्सियात को याद रखना भी ओब्वियसली मुश्किल होता है, इंसान को जान की पड़ी होती है। सो पहले और दूसरे दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो गवर्नमेंट वाली बात है, तो राय तैमूर भट्टी साहब ने जो है वो मुझे यूथ एम्बेसडर बनाया गवर्नमेंट का, और आई होप कि इन फ्यूचर मुझे कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी। फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन होप सो कि इन फ्यूचर मुझे कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक किसी अवार्ड वगैरह का तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने का कहा गया है, जो वो भी राय तैमूर भट्टी साहब की तरफ से है। तो होप सो कि उस इवेंट के अंदर जो है वो मुझे कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। होप सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यू नॉट श्योर अबाउट इट? यस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, होप सो। दूसरी बात ये है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ जो है वो मेरा बहुत प्यार है, वो हमेशा मुझे अपने बेटों की तरह रखते हैं, और जब भी मैं जाने लगता हूँ किसी भी माउंटेन के लिए, तो मैं उनसे मिल के उसके बाद जो है वो माउंटेन के लिए जाता हूँ। और जितने बड़े वो राइटर हैं, इन्होंने सेहत की जो है वो हर जगह एक चर्चा की है पाकिस्तान में, तो आई थिंक सो कि उनका एक ट्रिब्यूट जो है वो बनता है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे, या दुनिया की माउंट एवरेस्ट से भी कोई बुलंद तरीन चोटी होती तो शायद उनका ट्रिब्यूट वहाँ पे भी फर्ज होता मेरे लिए। जबरदस्त। आप जब बहुत, जिस तरह से हम पहले ही बात कर रहे थे कि हमारे शो पे इन्होंने तारड़ साहब के एक सवाल छोड़ा था, और वो जब हमने देखा और जब सुना तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी बुलंद तरीन चोटी पे भी जाकर सारी चीज़ों को रिगार्ड किया, और आप अभी भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शेरोज़, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से एक्सेल करें, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जो आपका अगला टारगेट है 14 चोटियाँ सर करने वाला, उसमें भी आप कामयाब हो। और इसमें लोगों के लिए ब्रेकिंग भी है, इन्होंने K2 पिक के ऊपर इनको अजान देने का शर्फ भी हासिल है शेरोज़, और वो मुनाजिर वीडियो की सूरत में महफूज भी हैं और उनके पास मौजूद भी हैं, वो जल्द आपके सामने आएंगे भी। तो शेरोज़, आपके पास बहुत सारे एजाज़ात हैं, बहुत कम उम्र में अल्लाह ने आपको बहुत बड़े एजाज़ात के लिए चुना है, हमारा फ़ख्र है। अल्लाह करे आप किसी वज़ीर मुशीर को भी नज़र आ जाएं, और वो भी आपको ज़रूर फैसिलिटेट करें आपके काम के लिए, और फिर आप आगे बाइस बने बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेसो टुडे। शेरोज़ काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। K2 सर किया है, कम उम्र तरीन को पहमा है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आज एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद थे, और हमने आपसे उनकी मुलाकात भी करवाई। इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम में आगे बढ़े और बात करें कुछ मॉनसून बारिशों की, जिसका सिलसिला जारी है। आज इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है और बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा। ताहम कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का भी इम्कान मौजूद है। ओवरऑल बारिशों के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या जिस तरह से हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था कि शाहराहों पे कुछ हमने कम शाहराह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी रहा, सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसी वाले से हम बात करेंगे मौसम की ओवरऑल सिचुएशन पे। मोहम्मद रियासत हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी मेट, उनको वेलकम करेंगे। शुक्रिया सर, आपने इस वक्त दिया हमें। ओवरऑल मौसम की सिचुएशन की बात करें, मॉनसून का जो एक सिलसिला जारी है मुल्क भर में, आज के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें, आइंदा आने वाले दिनों की बारिशों की क्या सिचुएशन रहने वाली है? जी, अभी जो तेज़ बारिश वाला सिलसिला है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है और शुरू तो है, कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी जो ज़्यादा इंटेंसिफाइड रेन वाली कैपेबिलिटी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन आगे ख़ास कर जो पंजाब है, जिसमें पंजाब सिमिलरली GB, KP और कश्मीर, इन इलाकों में, इन एरियाज़ में ज़्यादातर बारिश की चांसेस रहेगी। ज़्यादा इसकी मॉडरेट रेन की प्रिडिक्शन है और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकते हैं, मोस्टली मॉडरेट एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न एरियाज खास तौर पे गिलगित के हवाले से डीजी साहब खबरें आ रही हैं, वहाँ पे काफ़ी सूरत हाल, लोग मुश्किल का शिकार हैं और जगह जगह मवासलात का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। एक तो ये क्लाउड बर्स्ट की जो एक टर्मिनोलॉजी आपका महकमा इस्तेमाल करता है, क्या इसके कहीं दोबारा चांसेस मौजूद हैं? और ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से आपकी रिसर्च तहकीक क्या कह रही है, कैसा मौसम होने वाला है? अरे ये जो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, क्लाउड बर्स्ट कोई अनऑफिशियल किस्म का वर्ड है, ये मिड डिपार्टमेंट यूज़ नहीं करते जनरली। ओके। और बेसिकली जितनी भी ज़्यादा बारिश हो जाती है उसको तेज़ बारिश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या जितने भी मिड डिपार्टमेंट्स है वो यही होता है कि मॉडरेट इंटेंसिटी है, हेवी रेन है, वेरी हेवी है, एक्सट्रीमली हेवी रेन है, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। ठीक है। सिमिलरली दूसरी बात यह कि जिस तरह आपने गिलगित बल्तिस्तान जो इस दफ़ा ज़्यादा ही एक्टिविटी खासकर नॉर्दर्न पार्ट्स में हो रही है, और चूँकि दूसरी बात यह कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड एरियाज है, माउंटेनस है, जहाँ पे बारिश हो जाती है और थोड़ी देर में वो नीचे स्पेल आउट हो जाते हैं। सिमिलरली जो बरसाती नाले हैं वो भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से वहाँ पे ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, सिमिलरली स्लाइटली ज़्यादा ख़ासकर नालों की वजह से नुकसान या डैमेजेस की जो पोजीशन है वो बनती रहती है। लेकिन आगे भी जो आगे जिस तरह मैंने प्रिडिक्ट की कि आगे जो दिन 3-4 दिन आ रहे हैं उसमें भी ख़ासकर GB और कश्मीर, KP के जो हज़ारा कोहिस्तान मलाकंड डिवीज़न है, सिमिलरली रावलपिंडी डिवीज़न है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे बारिश मज़ीद कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो जनूबी हिस्से हैं उसमें फ़िलहाल कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा नॉर्दर्न जो पार्ट्स है उसमें एक्टिविटी। तो रह साहब, ये जो स्पेल है ये अपनी यूजुअल ड्यूरेशन का ही है या थोड़ा प्रोलॉन्ग कर रहा है? और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी इसकी यूजुअली है या फिर उसमें भी कुछ गैर मामूली तब्दीली आप देख रहे हैं सभी हिस्सों के अंदर? जी, ये बिल्कुल वही प्रोलॉन्ग कर रहा है और यही वजह है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो आगे हम कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा। जिस तरह उसके पहले इवेंट्स हुए 2-3 खासकर रावलपिंडी में और भी सियालकोट और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, मालाकंड, हज़ारा कोहिस्तान डिवीजन के अंदर आगे। लेकिन अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो जैसे मैंने बता दिया कि मोस्टली मॉडरेट एक्टिविटी की चांसेस रहेगी इसकी शिद्दत में। लेकिन एक आध जैसे परसों, कल और परसों के शाम तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कुछ एक आध इवेंट जो है ना रावलपिंडी डिवीजन या कोहिस्तान, हज़ारा कोहिस्तान डिवीजन में पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। ज़्यादातर अब आगे जो चंद दिन है मॉडरेट। हम कुछ देर पहले जो DG NDA में हैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने अपनी तैयारियों के हवाले से भी बताया, हमारे चैनल पे गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हम कोप अप करेंगे। आपके महकमे के बीच और जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके बीच के कोऑर्डिनेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें बाकायदा तौर पर अपडेट्स ली जाती हों, और अगर वो मैकेनिज्म आप हमसे शेयर कर पाए, कैसे होता है ये? जी बिल्कुल, हमारा खासकर जितने भी एजेंसीज है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये
टॉप प्रायोरिटी पे जो इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ स्पेयर्स है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, जैसे 24 घंटे है, 8 घंटे के, 3 डेज़ का है, 10 डेज़ का है, ये सारे और या एडवाइजरीज है, इसमें सबसे पहले ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को चली जाती है। और इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जितने इंफॉर्मेशन है वो उनको कम्युनिकेट की जाती है, आगे वो भी डिसमिनेट करते रहते हैं, एक्शन लेते हैं। सिमिलरली बाकी भी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसेज है या जो अथॉरिटीज़ है, वो सबको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही है। और बड़ा मतलब एक अच्छा इंटीग्रेटेड सिस्टम में डिपार्टमेंट के साथ अवेलेबल है और एनडीएमए के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल सही है, चाहे वो रात को इन्फॉर्मेशन आती है या दिन को है जो तो उसको आसान। ठीक है डीजी मेट रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और आप हमारे साथ रहे और अहम सवालों के जवाब दिए, मौसम की प्रेडिक्शन को लेकर भी और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को लेकर भी हमें अपने ख्यालात से आगाह किया और क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में भी बताया। ये चूंकि बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो लोग इसके बावजूद मैंने देखा है कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं और गैर जरूरी है। अगर आप थोड़ा दिन रुक जाएंगे, थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग के हवाले से हम बार बार कह रहे हैं कि चाहे वो फिर रोड्स की ब्लॉकेज हो या लैंडस्लाइडिंग का मामला हो, मौसम की खराबी हो, फैसिलिटीज ना होना हो, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रख कर अपनी प्लानिंग करें ताकि आप अगर सैर के लिए जा रहे हैं तो आप सैर ही करें, ना कि आप किसी अजियत का शिकार हो जाए। और इसको हम वैसे एडवेंचर नहीं कह सकते कि आपको पता है कि हालात खराब है, पहाड़ गिर रहा है, फिर भी और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पहाड़ गिर रहा है और वो वीडियोस बना रहे होते हैं फैमिली के साथ, तो एहतियात करें, बी सेफ। इसी नोट पर जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। नहीं, हम उधर ही हैं, कहीं नहीं गए, दूसरे हिस्से में आए हैं। अच्छा, आ चुके हैं, ठीक है, वेलकम करते हैं जी आपको, इन्होंने कह दिया तो कर दिया। खैर, आज निकले तेरी तलाश में नई किताब का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है और आपको मालूम है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से एक्सक्लूसिव बात करते हैं, हमारे शो का हिस्सा है, यानी सो काइंड के हमारे शो का हिस्सा है। आज हम बात करें जी यॉर्क सराय के हवाले से, उनकी किताब है और ये कहते हैं कि उनका सबसे महबूब सफरनामा है जिसके बारे में वो बात करते हैं। तो देखते हैं आज वकार साहब क्या बात करें निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। इस दफ़ा जिस किताब पर हमने तारड़ साहब से बात करनी है उसका नाम है यॉर्क सराय। यॉर्क सराय जो है ये वादी गिज़र का अहाता करता है और वादी गिज़र जैसी खूबसूरत वादी, इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, इतनी खूबसूरतियाँ हैं और इतनी खूबसूरत वादी है। और इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की मुहिम की थी तारड़ साहब ने, 92-93 तकरीबन ये साल बनते हैं, और वो एक ज़बरदस्त मुहिम थी। करोम्बर झील तक गए थे, उस वक्त करोम्बर के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं थी। बहरहाल ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम थी, इस पर हम बात करेंगे तारड़ साहब के साथ। तारड़ साहब, यॉर्क सराय का कद जो है वो आपके बाकी सफ़रनामों से कदरे मुमताज़ दिखाई देता है। आपसे भी जब पूछा जाए कि आपका पसंदीदा सफ़रनामा कौन सा है तो अमूमन आप यॉर्क सराय का नाम देते हैं। और यॉर्क सराय जो है आपके तमाम सफ़रनामों में, अगर मैं उसको कहूँ कि वो सबसे जानदार एक अदबी शाहपारा है, तो क्या आप ये समझेंगे कि ये मेरी एक ज़ाती राय है या इससे आप भी इत्तफाक करेंगे? यॉर्क सराय जो है वो तख्लीकी हवाले से बाकी जितने भी सफ़रनामे हैं मेरे, उनसे कदरे मुख्तलिफ। ठीक है। और उसमें एक पैटर्न जो है, मैं हमेशा हर सफ़रनामे के साथ अपना पैटर्न बदलता हूँ, क्योंकि एक ही पैटर्न के साथ लिखते चले जाना तो वो मैकेनिकी सा अमल होता है। सोचता रहता हूँ कि इस सफ़रनामे को शुरू किस तरह करना है। चुनांचे यॉर्क सराय जो है वो एक ऐसे पॉइंट से शुरू होता है कि जब हम बिल्कुल वो मौत की एक चढ़ाई थी वो चढ़ रहे हैं और फिर फ्लैशबैक में जाता है जी। इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी हैं और वो फिक्शनल है। मसलन मैंने मौत को डिपिक्ट किया, और जो भी ट्रैकर होता है, माउंटेनियर होता है, सयाह होता है, जुनून खेजी जिसमें बहुत होती है, उसके अंदर डर तो होता है एक मौत का। वो हमगीर एक प्रेजेंस जो है महसूस करता है, और वो मैंने ट्रैक्स में महसूस की, तो उसको मैंने एक किरदार के रूप में डाल दिया। वो किरदार सरासर मेरा नहीं है। बर्गमैन की एक फिल्म थी द सेवंथ सील, उसमें वो मौत दिखाई गई है, बल्कि दिखाया गया है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम
हमेशा हम मौत को औरत के रूप में देखते हैं कि मौत आ गई जी, लेकिन उसमें एक मर्द के रूप में है और बहुत इफेक्टिव है। तो वो मैंने किरदार क्रिएट किया जो मेरे साथ साथ चल रहा है, ठीक है। और वो देख रहा है, उसके हाथ में कोई रजिस्टर है कि इसकी बारी आई या नहीं आई। और इस दौरान वो एक रेफरेंस जो काफ़ी बाद में डिस्कस भी हुआ, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए मेरी तहरीरों में, पानी, परिंदे और मौत, तो मौत के हवाले से कि मसलन जब करोमर एक जगह है झील किनारे, तो मैं जा रहा हूँ और फूल खिले हैं और बड़ा खूबसूरत सारा मंजर है, बर्फपुश पहाड़ हैं, उधर ब्रोगल है, अफगानिस्तान है, वगैरह वगैरह, एक स्ट्रेंज लैंडस्केप है जी, लेकिन वेरी सेफ। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि डेथ खड़ी हुई, जो खड़ा हुआ है वो एक स्यापोश। तो मैं उससे पूछता हूँ कि जनाब बात ये है कि यहाँ तो कोई ख़तरा नहीं, यहाँ ऊपर से पत्थर भी नहीं आ रहा है, मैं नीचे नहीं गिर सकता, कोई दरारें नहीं है, तो आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है डेथ की। तो वो कहता है, स्यापोश कहता है कि मैं इस मंज़र को तुम्हारे लिए खूबसूरत बनाने के लिए आया। वाह। और ये मेरी कन्विक्शन भी है। और वो स्यापोश ये कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो कि तुम हमेशा रहोगे और ये मंजर भी हमेशा रहेंगे, तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। जी ठीक। ये फना है जो आपको खूबसूरती अता करती है, हर मंजर में, हर चेहरे में, हर इंसिडेंट में, यहाँ तक कि जो खुराक आप खाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें भी। ज़िंदगी के जितने भी मुसर्रत आमेज़ लम्हे होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि फाइनली फना ने आना है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये पता हो कि ये इसमें परमानेंस है इस लाइफ में, तो ठीक है, कोई भी मंजर आप दोबारा आके देख लेंगे 200-400 साल के बाद, ये तो यही है ना। चुनाचे वो स्यापोश यही कहता है कि इसलिए मैं यहाँ पे हूँ कि मैं तुम्हें रिमाइंड करवा सकूँ कि मैं फना हूँ और ना तुमने यहाँ आना है, ना तुमने दोबारा मतलब इस ज़िंदगी में आना है, ये वक्त है इस मंज़र को देख लो। चुनाचे एक तो ये फिक्शनल कैरेक्टर था, ठीक है। फिर सोक्सराबाद में मुख्तलिफ 16 के करीब स्नो टाइगर्स उतरते हैं और उनको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। वो एक शिकारी ने कहा था कि मैंने 16 स्नो टाइगर्स मारे थे, और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो फिक्शनल है और नावल के करीब। चुनाचे एक पूरा इसका पैटर्न, यानी इसमें ज़रा सा ये दुश्वार है पढ़ना, उस तरह आसान नहीं जिस तरह बाकी सफ़रनामे, क्योंकि उसमें जो पैटर्न है फ़िक्रों का, जो ग्रामर का है, जो लफाजी है, वो भी उसका अंदाज़ फिक्शनल है। तो आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक ज़माने में नज़ीर नाजी से चेयरमैन अकेडमी ऑफ लेटर्स के जी, तो तब एक प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिक्शन राइटर और पोएट एक हुआ, अनाउंस हुआ नेशनल लेवल पे, और अच्छी बात थी कि इतनी हाईएस्ट सतह पे आपको पजीराई मिले। तो मेरे नावल राख को चुना गया बेस्ट फिक्शन के हवाले से, और ये बहुत बड़ा एजाज़ भी था। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड आपको मिल रहा है, और पहले वाला जी। तो वो जो सेरेमनी हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए, तो सेरेमनी के बाद जो जजेस थे उनके नाम बताए गए। पहले तो जाहिर है कि हमें नहीं पता था कौन है, मेरे लिए तो सरप्राइज़ थी ये। तो उसमें शौकत सदीकी भी थे, अच्छा, और डॉक्टर सैयद अहमद खान और गालिबन यूसुफी साहब। तो शौकत सदीकी साहब को मैं पहली मरतबा बाद में चाय पे मिल रहा था, तो मैंने एक सीनियर राइटर की हैसियत से, जिनसे हमने सीखा भी, जिनको हम एडमायर भी करते थे जी, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि जी आपने राख को इस काबिल समझा कि इसको अवार्ड दिया जाए। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि इसके लिए आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें, क्योंकि मैं राख को अवार्ड देने के हक़ में नहीं था। अच्छा। तो नेचुरली मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा जी मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, आपने अनाउंस किया है। कहने के है सही, लेकिन ये समझ लें कि मेरी मजबूरी थी, और वो ये थी कि इसी जो था, आप समझ लें कि जो मुआजना है मुख्तलिफ़ किताबों का,
इसमें 2 किताबें थी, एक तो राग थी और दूसरी भी आप ही की थी जिसका नाम है याक सराय। ओके, अच्छा। और मैं याक सराय के हक में था। टू माई माइंड वो राग से बेहतर लिखी हुई किताब। तो बाहर तो ये शौकत सिद्दीकी का कहना था, तो आपका ये कहना मेरा ख्याल दुरुस्त है कि याक सराय दीगर किताबों, दीगर सफ़रनामों से खासा मुख्तलिफ। ठीक है। तार साहब ये बताइए कि आपकी इस किताब का नाम है याक सराय, तो इस सफ़रनामा का ये जो नाम है आपने यानी याक के नाम पर रखा है, और आपकी जो बाकी सफ़रनामे हैं जो शुमाल के सफ़रनामे, पाकिस्तानी शुमाल के सफ़रनामे हैं, उनमें आपकी जो मोहब्बत है वो याकों के हवाले से हर जगह छलकती हुई दिखाई देती है। आप याकों का बहुत ज़्यादा आप तज़किरा करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये तो आपने किताब का नाम में ही याक ले आए हैं, तो याकों के बारे में अगर कुछ बयान हो जाए। अशरफ अमान रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। अशरफ अमान हमेशा याकों की बड़ी तारीफ करता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब भी जाते हैं नॉर्थ में तो समर में जाते हैं। अब याक बेचारे जो है ना वो उतनी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दे हैव टू गो बियॉन्ड 12,000। ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि भाई गर्मियों में ये लोग बुलंद चरागाहों पे चले जाते हैं तकरीबन तमाम। शमशाल वालों को देखिए, वो याक आगे लगाते हैं जी, और वो कौन सा दर्रा शमशाद है उसके पास जाके कोई 15-16 हज़ार फुट की बुलंदी पे याक कंफर्टेबल फील करता है। अदरवाइज एक और ऐसी इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो याक चूँकि बेकार हो जाता है गर्मियों में, तो जाहिर है कि बहुत पुराने अहद में जब ये सोचा गया कि भाई हम गर्मियों में भी काश्तकारी करनी है तो किस चीज़ के साथ, तो ये मिक्सचर हुआ याक का और भैंस का। अच्छा। तो उससे जो नस्ल पैदा हुई वो थी जो। ठीक। तो जो जो है वो आप समझ लें कि आधा वो याक है और आधी भैंस, और वो उस लेवल पे जो स्कर्दू का है या हुंजा के आसपास का इलाका है वहाँ वो सरवाइव कर सकता है। चुनांचे गर्मियों में बहुत सारे लोग जाते हैं और वो जो को देख के समझते हैं ये याक है। ठीक है। याक की अपनी शान होती है। जिस अशरफ अमान कहता था कि सर याक के ऊपर बैठो और उसकी ऊपर जो पुश्त है वो इतनी कंफर्टेबल और चौड़ी होती है कि किसी मर्सिडीज बेंज की क्या हो। और याक की एक और खासियत, जाहिर है कि मुझे याकों से बहुत मोहब्बत है तो वो ये है जी कि भाई एक तो मुश्किल तरीन जगहों पे उसका पाँव जो है वो इस तरह जुड़ जाता है जैसे उसमें मेखें ठोंक दी गई। मतलब कि आप उसको रास्ता भी नहीं है ना तो वो चढ़ जाएगा उसके ऊपर बुलंदी के ऊपर। नलतर पखोड़ा ट्रैक में मैंने देखा कि याक उतर रहे थे बुलंदी से 15-20 और यूं करके अमूदी, और इतने मज़े से चले आ रहे थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो स्लिप हो। मतलब जिस तरह स्नो टाइगर जो है या वहाँ पे जो मारखोर है वो स्लिप नहीं होता आसानी से, इसी तरह ये एक बड़ा मारखोर समझ ले। दूसरी चीज़ जो इसमें हिस्सा है जो किसी और जानवर में नहीं, कि जब ये चलता है तो बर्फ़ पे चलता है ना, तो आगे जहाँ पे हिडन क्रेविसेस हैं यानी पोशीदा दरारें हैं उनके ऊपर बर्फ़ पड़ेगी। आम बंदा उसके ऊपर से गुजरेगा, गिर जाएगा, या जानवर ये अपने पैरों की धमक से बता सकता है कि आगे खाली जगह है और नीचे दरार रुक जाएगा और सवार को भी पता चल जाएगा। और आखिरी बात ये है कि याक अच्छे होते हैं। वैसे आप कभी एक याक को देखें, बड़ी खूबसूरत शायद होती है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, क्या ही कमाल और ख़ूबसूरत गुफ्तगू थी तार साहब की याक सराय के हवाले से। याक सराय जो है उसमें जन्नात हैं, परियां हैं, घोड़े हैं, पहाड़ हैं, आबशारें हैं, दरख्त हैं, और ये तमाम बेसिकली तार साहब की एक मोहब्बत है फितरत के साथ, और इस तमाम चीज़ों का ये एक इज़हारिया है, रिप्रेजेंटेशन है। याक सराय जो है इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है तार साहब से जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की। कश्मीर की वादी, जन्नत नज़ीर वादी, जहां भारतीय मजालिम बदस्तूर जारी हैं और कश्मीरियों को तकरीबन पिछले 2 साल से बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा गया है। हमें इस बात का इल्म है। पाकिस्तान इस पर मुसलसल एहतजाज भी कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता माह जुलाई में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जाली मुकाबलों और हिरासत के दौरान 2 खवातीन समेत 37 कश्मीरियों को शहीद किया गया है और साफियों समेत 28 अफराद को जख्मी किया गया है, जबकि सियासी, मजहबी और समाजी कारकुनों समेत मजीद 57 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरी जानिब बात की जाए यूरोपीय पार्लियामेंट के 16 अरकान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने यूरोपीय कमीशन की सदर और नायब सदर को खत लिखा है और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की जो बदतरीन सूरत हाल है उसकी तरफ तवज्जो भी दिलवाई है और वाज़ेह किया है कि मकबूजा कश्मीर खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। 2 एटमी मुल्कों के दरमियान आग भड़कने का भी खदशा है और यह आग किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकती है। साथ साथ खत में यह भी मुतालबा किया गया कि यूरोपीय यूनियन आलमी बरादरी पर जोर दे कि वो कश्मीरियों से किए गए वादे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका दिया जाए। दूसरी जानिब बात की जाए कश्मीर प्रीमियर लीग की, तो भारत के असाब पर सवार हो चुकी है। ये लीग 6 अगस्त से मुजफ्फराबाद में शुरू होने वाली है, जो भारत को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। पहले भारत ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को लीग में शरीक होने से रोका और अब आईसीसी से मुतालबा किया गया है कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग को तस्लीम ना करे। कश्मीर प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट बोर्ड के असाब पर भी सवार हो गई है और इसी हवाले से आज के हमारे मेहमान भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। हम बात करें 5 अगस्त 2019 को, तो तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और पूरी दुनिया पे जो पाकिस्तान आवाज़ बुलंद कर है, जो मकबूजा वादी में जो एक जुल्म सितम की सिचुएशन है, अब क्या लगता है क्यों अभी तक जो आलमी बरादरी है इस पर नोटिस नहीं ले रही, जबकि पाकिस्तान भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा कर रहा है? देखिए, अभी आपने निशानदेही फरमाई है कि 16 मेंबरों यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक खत लिखा है सदर को, नायब सदर को। उस खत में जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है, ये वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान 2 साल से हर फोरम पर दोहरा रहा है। इससे 2 चीजें जाहिर होती। नंबर 1, हमारा जो मौक़िफ़ है दुनिया की आज़ाद पार्लियामेंट्स उसको अब तस्लीम कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हिंदुस्तान का ये नुक्ता नज़र था कि मकबूजा कश्मीर के हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं, उसकी नफी करता है ये खत। आप अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को जो मेरे खतूत हैं, अगर आप उनका उन्वान देखें और इस खत को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इनमें कितनी मुमासलत है। जो मैं कह रहा था तो ये कह रहे हैं, इसमें हम कितने एक दूसरे के नुक्ते नजर के करीब हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि दुनिया की जो आजाद मगरबी जमहूरियतें हैं वो इंसानी हकूक के बारे में जो पामाल किए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, उसके बारे में एक राय भी रखते हैं और फिक्रमंद हैं। इसी तरह ये मसला जो भारत ने ख्याल था कि इसको उजागर किया जाए कि ये अंदरूनी मामला है, ये अंदरूनी मामला नहीं है। ये दुनिया तस्लीम कर रही है। सलामती काउंसिल की 3 नशिस्तों में जब ये ज़ेरे बहस आया तो इस बात को तस्लीम किया गया कि ये एक बैन अक़वामी डिस्प्यूट है जो हल तलब है। बिल्कुल सही है। अच्छा, 5 अगस्त के बाद आज से 2 साल पहले जब ये फैसला हुआ तो हमने एहतजाज भी किया, सिफारती सतह पे भी जो हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन हमने एक एंगल हमने पब्लिक प्रेशर का भी रखा, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिसके जरिए हमने कोशिश की कि एक प्रेशर बिल्ड किया जाए और एक राय कायम की जाए और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद भी की जाती है कि हम वो जो पब्लिक प्रेशर वाला एलिमेंट था वो हम बीच में नहीं लेके आ पा रहे, हालांकि सियासी जलसे भी बीच में होते रहे, अपोजिशन भी करती रही। तो क्या अब हमने उस एंगल से सोचना छोड़ दिया है, अब हम सिर्फ सिफारती एंगल को फोकस कर रहे हैं? इस पे क्या पॉलिसी है इस वक्त हुकूमत की? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम सफारती एंगल पे जो हमारी कोशिशें हैं वो जारी थी, जारी रहेंगी। हमने सियासी तौर पे भी आपने देखा कि पार्लियामेंट में इस मसले को ज़ेरे बहस लाया गया, पार्लियामेंट पर इसमें मुत्तफिका करारदादें पास की गई, कश्मीर के मसले को सेनेट में, नेशनल असेंबली में ज़ेरे बहस लाए।
हमने मुख्तलिफ फोरम्स पर इसको उठाया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलासों में इस पर बात हुई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। तो हमारी जो कोशिश थी कि हमारी कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर जो हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो हमारी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है और जो हमारी मॉरल सपोर्ट है वो जारी रहेगी। ये हमारे इक़दामात इस बात का नजर है कि उस पर हम कायम खड़े हैं और कौमी इत्तेफाक राय है। हाँ, कुछ लोग इसमें मकामी सियासत को तरजीह देते हुए कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं पहुंचाती। मैं उनसे हमेशा मोतबारा गुजारिश करता रहा हूं कि मसला कश्मीर पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मसला कश्मीर पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साथ साथ जिस तरह से अभी जिस खत का हमने जिक्र भी किया, यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस ने जो यूरोपीय यूनियन के सदर नायब सदर को खत लिखा है उसमें जोर दिया गया है कि आलमी बरादरी पर कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक कश्मीरियों के हवाले से जो कह लें उनको मौका दिया जाए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। आपका एक प्रेशर बिल्ड होगा इन खतूत की वजह से भी, ओवरऑल भी जो पाकिस्तान की एक जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं? यकीनन होगा। आप देखें ये जो 16 मेंबरान हैं ये किन जमातों से इनका ताल्लुक है। जो यूरोपियन पार्लियामेंट की बड़ी जमातें हैं उनसे ये मुंसलिक हैं, तो इनकी आवाज वजन रखती है। और हम जो मगरिब में जो इंसानी हकूक के जो दाई हैं, जो उसके नंबरदार हैं, हम पर ये लाजिम है कि हम जो कहते हैं दुनिया में जो उसकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसका नोटिस भी लें, निशानदेही भी करें और जो अमली इक़दामात ऐसे लिए जाएं कि उनका तदारुक हो सके। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा कश्मीर प्रीमियर लीग की जाने बातें हैं। मामला इस हद तक संगीन हुआ इनफैक्ट है अभी कि वजारत खारजा को भी शाह साहब इस पे मुज़म्मती बयान जारी करना पड़ा। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है न सिर्फ वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से कह रहा है कि आप इसकी हैसियत को तस्लीम न करें, बल्कि ज़ाती हैसियत में मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी अप्रोच किया जा रहा है कि वो इस लीग का हिस्सा ना बने, और अगर बने तो उन्हें भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा, वो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं खेल पाएंगे। जिसे कहा जा सकता है कि ये इंतहाई एक गिरी हुई चाल है जो इस वक्त चली जा रही है। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं बतौर वज़ीर खारजा, दूसरा इस पे पाकिस्तान की अब पॉलिसी क्या है, आपकी कोऑर्डिनेशन क्या है दीगर इदारों के साथ जो कि इन्वॉल्व है इस प्रीमियर लीग को, जो कि महज एक क्रिकेटिंग लीग है लेकिन इसको भारत मुतनाज़ कर रहा है? पहली बात तो ये है कि मैं इस रवैये की मजम्मत करता हूं जो भारत ने अपनाया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स को सियासत की नजर मत कीजिए। ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, दुनिया को इनमें दिलचस्पी है, नौजवानों को दिलचस्पी है, क्रिकेट के शायकीन उम्मीद लगाए बैठे हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज हो, इस किस्म की एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और आपने देखा कई लोगों ने रिएक्ट किया है। ये रवैया मुनासिब नहीं है कि आप दबाव डालें और हमें धमकियां दें, ये मुनासिब नहीं है। भारत में जो संजीदा एलिमेंट है उन्हें चाहिए, और जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी हुकूमत पर भी दबाव डालें कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है और उन्हें अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो गेन कुछ नहीं करेंगे। आप देखें कि अल्लाह के फजल करम से वहाँ आजाद कश्मीर में मामूल की एक्टिविटी हो रही है। अगर हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में कोई इस किस्म का क्रिकेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो हम तो मुख्तलिफ नहीं है, हमने तो इतराज नहीं किया। वो समझते हैं अगर उनके हालात इजाजत देते हैं शौक से करें। ठीक है, अगर भारत करे तो हमें एतराज नहीं होगा। जो इस क्रिकेट लीग के प्रेसिडेंट है कश्मीर प्रीमियर लीग के, वो ये कहते हैं कि असल मसला लगता है भारत को उन 5-6 कश्मीरी प्लेयर से है जो कि ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, जो कि भारत नहीं चाहता कि कश्मीरियों का तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने आए, दुनिया के सामने कश्मीरियों का इमेज बेहतर हो। इससे मुत्तफिक हैं आप इस बात से? देखिए, अगर कश्मीरी प्लेयर्स इंटरनेशनल फेम हासिल कर सकते हैं इससे तो हमें तो खुशी है।
भारत को भी खुशी होनी चाहिए, भारत को एतराज क्यों होना चाहिए? अगर मकबूजा कश्मीर का भी कोई खिलाड़ी है इस पाए का जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलनी चाहिए, पाकिस्तान तो उसको सर पे बिठाएगा। और अगर कोई मकबूजा कश्मीर से भी आगे कश्मीर प्रीमियर लीग का कोई कश्मीरी हिस्सा बनना चाहे तो आप कह रहे हैं कि हम उसको भी रिस्पेक्ट उतनी ही देंगे। आखिर में चूंकि हम खित्ते के अमन की भी बात करना बहुत जरूरी है, इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन शाह साहब आपको मालूम है अफगानिस्तान के हवाले से है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई एंटाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जिससे हम लोग बड़े हर्ट भी हुए, लेकिन उसके बावजूद हमारे इदारों ने सरहद के ऊपर बड़ा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया। अब जो सिचुएशन बन रही है इस वक्त सियासी तौर पर अफगानिस्तान की, पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है जी? और क्या अब भी हमारे लिए उतनी चैलेंजिंग है या हम काफी हद तक मुतमईन है कि सूरत हाल हमें समझ में आ रही है और आने वाला वक्त बेहतर होगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन की जानिब जाएंगे मामला? देखिए, सिचुएशन तो अफगानिस्तान में चैलेंजिंग है। सिचुएशन जो रुख अख्तियार कर रही है उस पे हमें फिक्र लाहक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां खून खराबा हो, हम नहीं चाहते कि वहां का अमन बर्बाद हो, हम चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं गुफ्तगू से मसले का सियासी हल निकले। हम समझते हैं, हमारे मौक़िफ़ को दुनिया ने भी तस्लीम किया है कि ये अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो गुफ्तगू से बात आगे चलेगी ना। अब हम चाहते हैं कि मिल बैठकर ये मामलात को हल करें। हमने दावत दी, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रीच आउट किया है। हम खित्ते के दीगर जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम उनसे राब्ते में हैं, हम उन्हें एतमाद में ले रहे हैं, हम उनसे मशावरत कर रहे हैं, हम उनके इनपुट को अहम समझते हैं। हमने अफगानिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की कि आप तशरीफ लाएं, हम इस्लामाबाद में आपके साथ मिल बैठकर बात करना चाहते हैं। हमने उनको दावत दी, उन्होंने उसको पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की, उनके कहने पर हमने पोस्टपोन की। उनके वजीर खारजा को मैंने इन राइटिंग दावत दी है कि वो खत लिखा है, ज़बानी भी कहा है कि वो तशरीफ लाएं। अगर उनके पास कोई उनकी तशवीश है, कहीं हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो इस्लामाबाद में उनको दावत देता हूँ, वो आए, बैठे, हम बताएं। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनके मामलात में मदाखलत न करना चाहते हैं, न करेंगे। पाकिस्तान हम पर नुक्ताचीनी हुई, हम पर इल्जामात लगाए गए, गलत इल्जामात लगाए गए, वहाँ ताशकंद में भी लगाए गए, लेकिन हमने खंदा पेशानी से अपना जो कहते हैं ना रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया। शाह साहब, ये जो आपने खंदा पेशानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम तो काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं, हम तो 80 की दिहाई से इतने अफगानों की मेज़बानी भी कर रहे हैं। मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद हमें जब भी रिस्पांस मिला है, हमें रिस्पांस ऐसा ही मिला है। और आपको पता है, आप थोड़ा सा तमीज़ ये कीजिए कि रिस्पांस आपको एक छोटे से हुक्मरान तबके से मिला है जो किसी का आला कार बना हुआ है, वो किसी के ईमा पर इस किस्म की बयानबाजी कर रहा है। मेरा इशारा आप समझ गए। लेकिन बाय एंड लार्ज जो अफगानिस्तान की अवाम है वो पाकिस्तान के मुस्बत रवैये से गाफिल नहीं है। वो अमन चाहती है, वो जंग से तंग है, वो अपने आप को महफूज ठिकानों में देखना चाहती है। वो नहीं चाहते कि नकल मकानी हो, वो नहीं चाहते कि सड़कों पर हाथापाई हो, आखिर में बमबारी हो। आज देखिए, आज बमबारी हो रही है। अगर आज बमबारी हो रही है तो किस पर हो रही है? अफगानों पे हो रही है ना, तो बाहर के लोग तो नहीं है। और उसमें क्या मासूम शहरी उससे मुतासर नहीं हो? बिलाशुबा पाकिस्तान की पॉलिसी वैसे तो शाह साहब वाज़ेह है, आप भी बता चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि अफगान ओन्ड सोल्यूशन ओबियसली जो भी होगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। लेकिन क्या इस अफगान ओन्ड सोल्यूशन के अंदर भी कहीं बीइंग अ नेबर कंट्री, और पाकिस्तान की भी ओबियसली बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानियां इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान का भी अब कोई हिस्सा है इसमें कि हम कोई तक़वियत दे सके इस प्रोसेस को? नंबर 1। और जो भारत की सुबकी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, उसके हवाले से पाकिस्तान इसको कैसे ले रहा है? चाहे उनके कॉन्सुलेट बंद हुए हों, उनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़ाया हुई हों, इसको पाकिस्तान कैसे देख रहा है? देखिए, भारत का
रवैया हम दरखास्त करते रहे हैं कि वो स्पॉइलर का रवैया अख्तियार न करे। वो अपनी मकासद के लिए अफगानों के लिए मुश्किलात पैदा न करे। वो छोटे से तबके की पुष्टपनाही करने के लिए पूरे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को और पूरे खित्ते के मुस्तकबिल को दाव पर न लगाएं। अगर खित्ता पुरअमन होगा, मुस्तहकम होगा, उसका फायदा भारत को भी होगा। तो वो सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए इस मनफी रवैये से इज्तनाब करें, इस रवैये पर नजरसानी करें। हमने कोशिश की है मुस्बत रहें। देखिए, मैं ये भी कहूँ, आजकल फेक न्यूज का भी सहारा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के बयानात मुख्तलिफ लोगों से मंसूब किए जा रहे हैं। मैं आपको ताज़ी मिसाल देता हूँ। अब कल मेरे से एक बयान मंसूब किया गया, एक इदारे ने किया, और वो मुझे मिसकोट किया है। हमने उसका अलर्ट दिया है, हमने कहा है कि ये फेक न्यूज है, और वो क्लिप जिसकी बुनियाद पर उन्होंने खबर बनाई है, वो क्लिप मैंने निकाल के दोबारा सुना है, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये शरारत है। और इसको अफगानिस्तान का जो मीडिया है बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। ठीक, सही, ठीक है। इस किस्म का पाकिस्तान को इस किस्म की जो चालें हैं, इसको भी समझना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मामला हमने जो अफगान सफीर की बेटी जब अगवा का उनका ढोंगी मैं कहूँगा एक सिचुएशन सामने आई, उस पर भी आपने जो रिएक्शन दिया वो भी हमने देखा। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट ओबियसली मौजूदात पे आपने पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, उसको हमारे सामने रखा। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। मैं वेट कर रही हूँ। भूख लगी है, लफ्ज। अच्छा, भूख लगी है, खाना खिलाते हैं, लेकिन आज हम आपको वो वाला खाना खिलाएंगे जो फास्ट फूड भी जो है, आपको मोटा नहीं करता, क्योंकि वो वर्चुअल फूड होता है, उससे आप वो मोटे तो नहीं वही है। लेकिन आज ना एक जो देसी फूड में फरियाल हमें खिला रही है, वो देसी और फास्ट फूड का कुछ ब्लेंड है। जैसे आप पाकिस्तानी चाइनीज खा के मिर्चें लगती ना आपको, असल चाइनीज खा ले, अल्लाह की पनाह, कोई बात नहीं। देसी फूड दिखाते हैं आपको। फरियाल क्या खिलाएंगे? आज मैं आई हूँ अल्लाह गोल चक्कर जोहर टाउन में, जहाँ पर है पेपरिश रेस्टोरेंट। इनकी खास बात तो ये है कि ये फास्ट फूड तो सर्व करते ही हैं, लेकिन उसके साथ देसी टच देने के लिए ये पराठे भी सर्व कर रहे हैं। चले आए चलकर देखते हैं कि ये फास्ट फूड में क्या क्या सर्व कर रहे हैं और कौन कौन से पराठे बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शेफ फरहान साहब। आप अभी कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं? अभी हम पेपरी स्पेशल बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या डलता है? इसमें पहले तो हम सॉस लगाते हैं, उसके बाद फिर चिकन लगाते हैं, फिर इसमें टॉपिंग होती है इसकी चीज़ की, फिर उसके अलावा ऑनियन जाता है, फिर कैप्सिकम जाता है, उसके अलावा टोमेटो, ऑलिव्स और साथ में जैलोपिनो। इस पिज़्ज़ा को बनाने में कितना टाइम जाता है? इसको हीट पे डिपेंड करता है। वैसे तो इसकी जो हीट है वो 300, इसका जो अपर टेम्परेचर है उस पर हम पकाते हैं, तो इसके 7 to 8 मिनट लगते हैं बस। जी मैडम, ये रेडी है अब ओवन में जाने के लिए, सब कुछ रेडी है, इसमें प्रिपरेशन इसकी हो गई है। अच्छा, ये ओवन में कितने टाइम के लिए रखेंगे आप? मैम 7 to 8 मिनट इसके टेम्परेचर। जब तक ये ओवन में पिज़्ज़ा तैयार होता है, चलकर कस्टमर से कुछ बात कर लेते हैं। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, अल्टीमेट, और बर्गर और लोडेड फ्राइज़। अच्छा, तो आपको टेस्ट कैसा लगा पिज़्ज़ा का? बहुत अच्छा, हमें तो बहुत पसंद है। और पिज़्ज़ा का टेस्ट तो बहुत अच्छा, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें भी बहुत इनकी अच्छी होती हैं। क्या ऐसी खास बात लगती है आपको इनमें, लोडेड फ्राइज़ में और बर्गर में? इन दोनों में बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। और एक चीज़ जो मुझे फील हुई है कि यहाँ पे सफाई और पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए हम इनके रेगुलर कस्टमर हैं। आपको यहाँ की खास बात क्या लगती है? 2-3 चीज़ें हैं। टेस्ट इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ये है कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो फील होता है कि जी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जैसे घर से आप खा रहे हो।
वही चीज़ है। दूसरा, इन्होंने अपना एनवायरनमेंट काफ़ी डिफरेंट बनाया हुआ है। इन्होंने जिस तरह से बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, वो इस्लामिक टीचिंग्स की भी बुक्स हैं, वो आप करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यहाँ पे आपको मतलब एक अच्छा वो मज़ेदार एनवायरनमेंट मिल जाता है फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। सो एनवायरनमेंट, फूड, हाइजीन, ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार हैं यहाँ की। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने चीज़ी बीफ बर्गर ऑर्डर किया। इनकी ऐसी क्या खास बात है जो आप फर्स्ट टाइम तो आए यहाँ पर, तो दोबारा भी आपका यहीं पर आने को दिल किया? एक्चुअली मैंने ये फील किया कि ये लोग जो मटेरियल है ना वो हमेशा फ्रेश यूज़ करते हैं, क्योंकि एक फ्रेशनेस की एक अपनी महक और खुशबू और एक टेस्ट होता है, तो इस वजह से जिसने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। और जो यहाँ का एक एटमॉस्फेयर है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक पुरसकून सा माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर हसन कमाल साहब। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये काम करने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली मैं और मेरा बचपन का दोस्त है अहद, हम दोनों बाय प्रोफेशन इंजीनियर्स हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अहद कंप्यूटर इंजीनियर है। तो हम पिछले तकरीबन 15-16 साल से इस फील्ड में थे, जॉब्स वगैरह कर रहे थे। तो हम दोनों ही खाने के शौकीन हैं। तो जिधर भी हम रेस्टोरेंट्स जाते थे, फास्ट फूड वगैरह स्पेशली हमारा फेवरेट होता है, तो उधर बर्गर्स वगैरह, पिज़्ज़ा, शावरमा जो भी खाते थे, हमें कुछ ना कुछ कमी उसके अंदर थोड़ी बहुत टेस्ट के अंदर फील होती थी कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। तो फिर हमें ख्याल आया कि अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया जाए, इसके अंदर हम अपने ये इस किस्म के जितने भी कमियां हैं बाकी टेस्ट के लिहाज से वो हम पूरी कर सकें। तो इस तरीके से ख्याल आया। पेपरिश नाम क्यों रखा आपने? पेपरिश बेसिकली हमने पेपर को आगे एक्सटेंड किया है, पेपरिश करके, यानी मिर्चीला। आप समझ लें, ये वोकैबुलरी वर्ड नहीं है लेकिन इसका मतलब वही बन जाता है हमारे एक सेंस में, पेपरिश। अच्छा, ये बताएं कि फ़ास्ट फूड में आप क्या क्या सर्व कर रहे हैं? फ़ास्ट फूड में हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, शावरमा और लोडेड फ्राइज़। फ़ास्ट फूड के साथ साथ हम पराठे भी सर्व कर रहे हैं, और ताकि थोड़ा आपको देसी टच भी मिल जाए इसके अंदर। और आप कितनी तरह के पिज़्ज़ा और बर्गर सर्व कर रहे हैं? हम 5 टाइप के बर्गर्स हैं हमारे पास। बीफ के अंदर हमारे 2 हैं, एक है क्लासिक बीफ विद मशरूम और एक है चीज़ी बुल। और सिमिलरली चिकन के अंदर क्लासिक चिकन बर्गर है और चीज़ी चिक दूसरे का नाम है जो चीज़ के साथ है। और 5वां बर्गर हमारा अंडे वाला बर्गर है। इसके अलावा पिज़्ज़ा भी हमारे 5 टाइप के हैं। पेपर स्पेशल पिज़्ज़ा है, बारबेक्यू चिकन विद पीच है, वाइट हवाइन है, अल्टीमीट पिज़्ज़ा है और क्रीमी चिकन पिज़्ज़ा है। ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की है? ज़्यादा डिमांड हमारे क्लासिक बीफ विद मशरूम बर्गर की है और साथ में पेपर स्पेशल पिज़्ज़ा की है। आपने बताया कि आप पराठे भी सर्व कर रहे हैं, तो कितनी किस्म के पराठे सर्व कर रहे हैं? पराठा भी आप कह लें तकरीबन 5 से 6 टाइप के पराठा है। आलू वाला पराठा है और साथ में बीफ कीमा पराठा है, चिकन कीमा पराठा है, बीफ चीज़ पराठा है, चिकन चीज़ पराठा है। मैंने अक्सर देखा है जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं वो ज़्यादातर प्ले एरियाज़ बनाते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से एक स्टडी कॉर्नर बनाया हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हम चाहते हैं कि कस्टमर्स के लिए एक स्पेस मौजूद हो जहाँ पे वो उनको प्राइवेसी भी थोड़ी मिले। और उधर हमने अपने कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं, इसके अंदर इस्लामिक बुक्स भी हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स भी हैं और कुछ नॉवेल्स भी हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं अपने किसी वीकेंड डे में, या स्टूडेंट्स आकर इधर पढ़ना चाहते हैं, अपने लैपटॉप्स वगैरह टैबलेट्स लाकर इधर बैठ के फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए यहाँ का स्पेशल पिज़्ज़ा और बर्गर आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और यमी है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो बात करते हैं अब कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में की जानिब हम बढ़ रहे हैं इनफैक्ट। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज जारी है। पहला मैच बारिश की वजह से डिले हुआ था। दूसरा मैच कहना चाहिए कि हम जीत गए या हम हारते हारते बच गए।
जीत गए। नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तीसरा T20 मैच बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। गयाना में खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और बारिश से कबल वेस्ट इंडीज ने इनिंग्स की 8 गेंदों पर बगैर किसी नुकसान के 15 रन बनाए। तीसरी T20 के लिए कौमी टीम में एक और वेस्ट इंडीज ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की। अब आप बताएं। बेताब नहीं, मैं नहीं बिल्कुल बेताब। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है मिर्जा साहब, मैंने क्रिकेट की बात नहीं करनी। तो मिर्जा साहब से क्या फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे? मैं बड़ी डिसअपॉइंट होती हूँ। अभी हम खुश हो रहे थे, बारिश के बाद डिले हो गया। मुझे लगता है बारिश आई इसीलिए थी कि हम जैसे लोगों को थोड़ी उम्मीद और उसके बाद फिर हमें थोड़ी नाउमीदी हो। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सुबह बखैर अरमला और इमरान, आपको भी। आप मुझसे करेंसी पे भी बात कर लें, आप मुझसे पॉलिटिक्स पे भी बात कर लें, मैं हर चीज पे बात कर सकता हूँ। लेकिन ये कि आप ये जहन में रखिएगा, लेकिन ये कि मायूसी हुई है, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं रही। कल मतलब परसों जब हम जीते बिल्कुल आखिर में जीते, वो तो कैरोन पोलार्ड को दुआएं दें जिसने डॉट बॉल्स खेली इमरान, वरना तो जिस तरह से निकोलस पूरन जिस बेरहमाना अंदाज से पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई कर रहा था, लग यही रहा था कि कहीं वेस्ट इंडीज जीत ना जाए। लेकिन बहरहाल जीत होती है और जीत खामियों को छुपा देती है। हमें अब जीत की खुशी में खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें अपनी खामियों को देखना चाहिए। शाहीन आफरीदी जो थे वो बड़े महंगे साबित हुए, मुसलसल खेलते चले जा रहे हैं, तो उनकी जगह अब हारिस रऊफ को कल का मैच जो बारिश की नजर हो गया उनको टीम में शामिल किया गया। मेरे ख्याल में अब कॉम्बिनेशन बनाने का वक्त जो है वो हमारे हाथ से निकल चुका है, पानी सर से गुजर चुका है, क्योंकि इसके बाद अब कल एक आखिरी T20 है, उसके बाद हमें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है और इंग्लैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड का भी कंफर्म नहीं है, तो हमारे लिए बड़े मसाइल है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कि हम क्या वेदर नहीं चेक कर सका। आपने चेक किया कल भी बारिश है या कल हो जाएगा मैच? कल बारिश तो है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो सेकंड फेज है उसमें बारिश रुक जाएगी तो मैच हो सकता है। वहाँ कंडीशंस इमरान ग्राउंड्स की ऐसी हैं, वो फैसिलिटी नहीं है जो इंग्लैंड वगैरह में है, तो ग्राउंड जो है वो सॉगी होता है और फिर बड़े मसाइल है वहाँ वेस्ट इंडीज में। और ये ग्राउंड भी 2007 में आईसीसी ने अपने फंड से बनवा कर दिया था, वरना गयाना में पहले एक और ग्राउंड था, बोर्डा ओवल गयाना, जहां माजी में मैचेस होते थे। लेकिन ये प्रोविडेंस स्टेडियम जो था 2007 में आईसीसी ने, जो वर्ल्ड कप हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया जीता था फाइनल में श्रीलंका से, आईसीसी ने फंडिंग की, और फिर 2010 का वर्ल्ड कप T20 हुआ, उसके 6 मैचेस भी यहीं पर हुए थे। तो ये ग्राउंड जो है सॉगी है, कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू इंग्लैंड। अच्छा, आपने जो दूसरे मैच का जिक्र किया, क्योंकि हमारे पास अब बात करने के लिए और कोई मैच ही नहीं है, दूसरे मैच की हम बात कर लेते हैं। अब दूसरे मैच में हमने टारगेट को तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि हमारे बैट्समैन ने भी तो वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे करना चाहिए था, हमारे बैट्समैन भी तो वैसे नहीं खेले। और फिर जिस तरह हम बात करते हैं कि जी बॉलिंग अब वो नहीं रही वेस्ट इंडियन टीम की, तो बॉलिंग ने भी हमें तो अच्छा खासा टफ टाइम दे दिया दूसरे मैच के अंदर भी। बिल्कुल इमरान, हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन कर रही है। जिस दिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान फेल हुए, उस दिन पूरी हमारी बैटिंग जो है ना वो क्रम्बल कर जाएगी। आप देखें इस साल 2021 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने मजमूई तौर पर 1275 रन T20 में बनाए, और उसके बरक्स पूरी पाकिस्तानी टीम ने 896 रन बनाए। तो अब आप डोमिनेंस का इनकी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये चलते हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चलती है, जब ये नहीं चलते तो टीम बैठ जाती है। बैटिंग हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, मिडिल ऑर्डर हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। फखर जमान कभी 5वें पे आते हैं, कभी 4थे पर आते हैं। सोहेब मकसूद PSL में रन्स के अंबार लगाए, वहां जाकर फेल हो गए, और फिर हमारे आजम खान के सर पर गेंद लग गई, उनको ले गए थे कि एक बड़ी सेंसेशन है आजम खान, वो 2 मैच नहीं खेल सके। बहुत सारी चीजें हैं, वो दिन में 100 सेंसेशन तो है ना। देखें आजम खान ना हो तो हम किस पे बात करें, हमारे पास एक सवाल तो आ जाता है जब भी वो होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मिर्जा साहब कश्मीर प्रीमियर लीग पे बात करूंगा, चूंकि इस वक्त इसको भारत खामखा मुतनाज़ कर रहा है, और गेम ऑफ क्रिकेट को सियासत का शिकार, या गेम ऑफ हॉकी को भी इनफैक्ट भारत करता तो आया, इस पर पॉलिटिक्स होती रही है, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला न सिर्फ प्लेयर्स को इंटरफेयर किया जा रहा है, जिसपे हर्षल गिब्स ने एक ट्वीट भी की, और बल्कि आईसीसी को भी कहा जा रहा है कि जी आप इसकी जो लीगल एक पोजीशन है उसको भी आप चैलेंज करें। तो इस सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे, बीइंग सीनियर एनालिस्ट, भारत के इस रवैये को कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए इमरान, भारत अब क्रिकेट में भी सियासत को लेकर आया, वरना क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम है ना, इसमें तो कोई सियासत नहीं होती। और भारत खुद भी कहता है कि जी स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्री नहीं होती और स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाने का जरिया बनते। लेकिन मैं हैरान हूं कि एक ऐसी लीग जिसमें ना तो कोई भारतीय क्रिकेटर खेल रहा है, ना कोई करंट किसी टीम का कोई करंट टेस्ट क्रिकेटर आ रहा था, और पुराने क्रिकेटर्स थे जिसमें मोंटी पानिसर, हर्षल गिब्स, तिलका रत्ने, दिलशान, ये सारे थे। तो भारत क्यों खौफजदा है? वो इसलिए खौफजदा है कि अगर कश्मीर में मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत है कश्मीर का, अगर कश्मीर में ये लीग हुई तो दुनिया भर में 22 मुल्कों में ये लीग जो है वो टेलीकास्ट होगी, कश्मीर का इमेज जाएगा। वो भारत इससे खौफजदा है कि जो मकबूजा कश्मीर में वो 5 अगस्त से मजालिम कर रहे हैं, अब तो 2 साल हो जाएंगे, उन मजालिम को रोकने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए वो ये कर रहा है कि ये लीग ना हो। ऐसा होना नहीं चाहिए और मेरे ख्याल में ये बहुत ही सरासर ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान तो दिया है, खुलकर आना चाहिए। और इमरान, मैंने एक ट्वीट भी किया था अरमला के वसीम अकरम जो वाइस प्रेसिडेंट है इस कश्मीर प्रीमियर लीग के, उनके वो प्रोमो में भी है, गाने में भी आपने देखा होगा उन्होंने कैप लगाई हुई, नया स्टाइल, तो वो क्यों नहीं बयान दे रहे? उनको भी बयान देना चाहिए। शाहिद आफरीदी दे चुका है। शेकी लगते हैं क्योंकि वसीम अकरम का इसी कश्मीर प्रीमियर लीग के ऑफिशियल चैनल पे भी मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो थोड़े से शेकी लगते हैं वसीम अकरम। मे भी अब इसमें रीजन क्या है वो शायद आप बेहतर समझते होंगे, मैं इस पे कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन यहीं पे मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन कश्मीरी प्लेयर्स के हवाले से भी चाहूंगा कि पहली दफा लाइमलाइट के अंदर कश्मीरी प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने जा रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का और ओबियसली केपीएल की मैनेजमेंट का भी। इसको आप कैसे देख रहे हैं कश्मीरी प्लेयर्स के हवाले से? बिल्कुल, उन्होंने ये शर्त रखी है इस कश्मीर प्रीमियर लीग में कि कम से कम 3 से 5 क्रिकेटर जो हैं वो लोकल होंगे। आपको याद होगा जब लाहौर कलंदर्स ने ट्रायल्स किए थे, अरमला खुश हो जाएंगी, लाहौर कलंदर्स ने जो ट्रायल किए थे उन ट्रायल्स में सलमान इरशाद एक लड़का कश्मीर का सामने आया और वो पीएसएल खेला। तो कश्मीर में टैलेंट तो है। माजी में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का आफाक रहीम जो कश्मीर में रहता था, वो रावलपिंडी आकर खेला है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारने की, इन पत्थरों को तराशने की जरूरत है ताकि ये हीरा बन जाए। उस टैलेंट को निखारने की जरूरत है और कश्मीर प्रीमियर लीग इसमें मैं समझता हूँ बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी। ठीक है, और हम ये भी समझें कि आने वाले वक्त के अंदर अगर ये कश्मीर प्रीमियर लीग इंशाल्लाह कामयाबी से इसका इनेकाद होता है तो इसका बड़ा अच्छा ओवरऑल इमेज पाकिस्तान की क्रिकेट और कश्मीर कॉज पे भी पड़ेगा। मिर्जा साहब, आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, खासतौर पे कश्मीर कॉज पे दुनिया भर में जब जाएगा, मुजफ्फराबाद का स्टेडियम सरदार मुजफ्फर खान के नाम पर मौसूम और पाकिस्तान ने कुछ बहुत अच्छी सिवाय के परफॉर्मेंस नहीं दिया हमारे एथलीट्स ने और कुछ लोगों को मायूसी भी है। एक वक्त में बहुत बड़ा स्क्वाड हुआ करता था, हमारी हॉकी टीम उसमें हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। तो मैं जरा ओलंपिक्स में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है मिर्जा साहब, इस पे भी जरा मैं आपका कमेंट चाहूंगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये आपने एक बड़ी दुखी दास्तान छेड़ दी इमरान। इसके लिए तो बड़ा वक्त चाहिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन गुज़िश्ता 17 बरस से सदर है। मुल्क में पैरेलल एसोसिएशन बन गई है, जॉय ट्रिप पे चले गए। आपने तला तालिब का जिक्र किया, उनकी फेडरेशन जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके सदर हाफिज इमरान बट सपोर्ट स्टाफ बनकर घूमने चले गए टोक्यो। और माहौर शहजाद जो जिसका आप लोगों ने भी इंटरव्यू किया वो तो गई, उसके साथ जो है वो पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी वाजिद अली चौधरी सपोर्ट स्टाफ बन के चले गए, कभी उन्होंने कोचिंग नहीं की। तो ये जॉय ट्रिप खत्म करें, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को एक डाकखाने का किरदार नहीं अदा करना चाहिए, उन्हें खुलकर खिलाड़ियों की जो है वो तरक्की के लिए इकदाम करने चाहिए और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वफाकी वजारत खेल जो 18वीं तरमीम के तहत खत्म हो गई तो अब वो बैनुसूबाई राब्ते के अंडर आते हैं खेल, तो इनको फहमीदा मिर्जा को भी नोटिस लेना चाहिए। ठीक है मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी आपने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लिया और जिस तरह इमरान ने भी मेंशन किया कि कोई भी प्लेयर खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, और यही वजह है कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं नेशनल लेवल पे भी खेलते हैं वो हमेशा गिला शिकवा करते हैं अपनी फेडरेशन से कि हमें प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जाता, प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती। इसी तरह से जब वो बड़े मुकाबलों में जाते हैं तो बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये तो हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर हम इतने बड़े फोरम पे अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट ही नहीं कर पाते और ये जॉय ट्रिप्स जिस तरह आप जिक्र करें, तब तो हमें बहुत तवज्जो की जरूरत है इस जानिब।
बेनतहा तवज्जो की जरूरत है। अब आप देखें अरमला, 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 10 एथलीट्स गए और 12 ऑफिशियल्स गए, 12 ऑफिशियल जिनमें सपोर्ट स्टाफ का नाम देकर लोग चले गए। तो अब मुझे बताइए, एथलीट्स की तादाद कम है, ऑफिशियल्स की तादाद ज्यादा है। आप अपने मुल्क में खेलों को अगर तरक्की नहीं देंगे, और कल वजीर आजम ने भी कहा है लोगों के साथ इंटरेक्शन में कि अब मैं 2 साल खेलों पर तवज्जो दूंगा, तो अल्लाह करे वो तवज्जो दे, वरना पाकिस्तान का जो है वो गिरता जा रहा है। मैं यार अब आप देखें, भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है हॉकी के, और हमारी हॉकी टीम 2012 का लंदन, 16 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम खेल नहीं सकती। एक आम तौर पे तो तासुर ये है कि वज़ीर आज़म जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो मजीद जुबू हाली का शिकार हो जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा मैं खेल की तरफ खुसूसी तवज्जो दूंगा, तो मुझे डर है बस मैं इसमें अपनी रोक लूंगा। अरमला कहा जाता है कि वो बनते ही टूटने के लिए है, तो अगर स्लो तरीन इंसान का कोई रिकॉर्ड हो तो वो पता नहीं किसको देखते हैं जरा। अच्छा, इजाजत लेते हैं, शो का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और मंडे का दिन है, पूरा हफ्ता आपका और हमारा साथ रहेगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।